प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग बिल्कुल फ्लैट ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हम लोग फिलहाल नजर गड़ाए बैठे हैं। सिर्फ 17 अंक नीचे निफ्टी 17,930 के आसपास आपको चहकता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में आप 57 अंक का हरा निशान देख रहे हैं, 38,360। दोनों इंडिसेस दायरेबंद ट्रेड में। आपने कल यहां पर रिकॉर्ड हाइज लगती हुई देखी। निफ्टी 18,000 के पार गया और बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास। उसके बाद बाजार सुस्ताता हुआ और फिलहाल आपके सामने निफ्टी की PSU बैंकिंग बास्केट जो है वो हरे निशान में आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी। CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में आपका स्वागत है। जोड़ते हैं वीरेंद्र जी को, जानने की चेष्टा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वो क्या रुझान रखते हैं अगले 90 मिनट। वीरेंद्र जी। जी हाँ शायद जी, मेरी अप्रोच वही है अभी तक के 17,820, 30, 40, 50 का जोन बाय करने के लिए अच्छा जोन था। सुबह अगर आपने बाय किया था तो अभी होल्ड करिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 18,000 पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 1,28,000 का आउटस्टैंडिंग OI है, जो कि इंडिकेट करता है कि हर आपकी लॉन्ग ट्रेड्स पे 17,980, 17,990, 18,010 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस पे बड़ी चीज क्या है, और वो बड़ी चीज है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टैट्स कहते हैं कि 38,100 का जोन टूट नहीं रहा, बैंक निफ्टी उस तरफ झूल नहीं रहा। कॉल राइटर 38,500 पे भी है, लेकिन मेरे को लगता है शैल जी जिस प्रकार का सेटअप है, आखिरी का 1 घंटा 90 मिनट जो है वो फोकस करने लायक है। बैंक निफ्टी, PSU बैंकिंग स्टॉक्स जिस प्रकार का बिल्डअप है, जिस प्रकार का मोमेंटम है, जिस प्रकार के ऑप्शंस हैं, और मेरी नजर एक स्विंग ट्रेड के लिए, याद रखिएगा कैरी के लिए नहीं, एक स्विंग ट्रेड के लिए जिस ऑप्शन पे नजर रहेगी शैल जी, वो है बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 38,500 की कॉल। अभी 159 पे ट्रेड कर रही है। ट्रेडर्स इस पर फोकस करें। आई थिंक अगर एक स्विंग के पर्सपेक्टिव से देखना है तो इसने इंट्राडे एक पिवट पर बेस बनाया है। उस बेस के आसपास कहीं स्टॉप लॉस रखिए, और आई थिंक फोकस करने लायक जो ऑप्शन है शैल जी वो है 38,500 की बैंक निफ्टी की कॉल। और मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो PSU बैंकिंग बास्केट में जिस प्रकार के OIs हैं, जिस प्रकार का बिल्डअप है, उसको देखते हुए शैल जी झुकाओ PSU बैंक्स पे। शैल जी, ओवर टू यू। क्या बात है। तो एक ट्रेडिंग जोन में आपको PSU बैंक्स आते हुए दिखेंगे और इस तेजी के जनक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने यहां पर फ्रेश रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देखे हैं और बाजार बहुत ही खूबसूरती से स्वीकार करता हुआ PSU बैंक्स की रैली। SBI आपके सामने लगभग 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ FNO क्षेत्र में। यहां पर आपने 478.25 का प्राइस देखा है और ओपन इंटरेस्ट में जो आप इजाफा देख रहे हैं वो है लगभग 1.4%। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स पर एक बार नजर डाल लें तो आपको दिखेगा कि बाजार में जो मोमेंटम है वो फेस्टिवल सीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4.25% ऊपर आपको फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर चलता हुआ दिखेगा। ये कॉल आपको चंदन जी की तरफ से मिली। बजाज फिनसर्व पर हमेशा की तरह बुलिश थे आशीष चतुर्मोता साहब, 18,417 आपके सामने। और बजाज ऑटो पर आज जो आपने बाय कॉल ली वो थी शुभम अग्रवाल साहब के पास, जो कि बाजार खुलने से पहले मिली। यहां पर हम लोग बढ़िया मोमेंटम फेस्टिवल सीजन डिमांड के चलते 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और FMCG प्रोडक्ट्स पर आते हुए देख रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही मौका। हमारे साथ फिलहाल प्रकाश गाबा साहब और राजेश पालिया साहब जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं चार्ट्स का सिलसिला। सबसे पहला प्रश्न राजेश जी आपको बताइए, कहां पर आपका ध्यान और रुझान है? हम लोग सिर्फ 11 अंक नीचे निफ्टी में मामूली सा लाल निशान 17,934। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो जो रुझान है वो तेजी का ही है और बाय करना है ऑटोमोबाइल स्पेस से, 2 व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो को। बजाज ऑटो में जिस तरीके से आप इस तरीके से अब यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, आज के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्टॉक ने जिस तरीके से अपने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है बजाज ऑटो को यहाँ से बाय करना चाहिए। अब स्टॉक में यहाँ से 4,050 इवन 4,070 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। तो बजाज ऑटो बाय करेंगे 3,950 के स्टॉप लॉस से। चलिए डायरेक्टर साहब जरा बजाज ऑटो का चार्ट स्क्रीन पर दिखाइए। यहाँ पर हम लोग बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं
और ये काउंटर आपको ऑलमोस्ट समझिए 3-3.5% की तेजी पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3978 एक बहुत ही लंबा इसने कंसोलिडेशन फेज आप तोड़ा। ये प्राइस आप मध्य जुलाई से देख रहे हैं जो आपके सामने आज वापस आता हुआ। और वीरेंद्र जी यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ही शानदार हैं, लगभग 11,44,000 शेयर आपके सामने ट्रैक होते हुए। कुछ रणनीति वीरेंद्र जी ऑप्शंस में आपको समझ में आए बजाज ऑटो तो वो शेयर कीजिए। जय शैल जी, अगर आप देखिए बजाज ऑटो पे इनफैक्ट इस पर बात कर लेते हैं। पहले एक बार डायरेक्टर साहब जरा फ्यूचर्स दिखाइएगा पहले बजाज ऑटो के। 3984 आज सुबह सुबह पहला या दूसरा ट्रेड हमने एक पिक किया था। उसके बाद अगर आप देखें प्रकाश ने टिप्पणी भी की थी। पालवे साहब इस पे एक लॉजिक और दीजिएगा, क्योंकि 3987 पे आप ओआई बिल्डअप देखिए वो बहुत स्ट्रांग है। अब नियरेस्ट स्ट्राइक आती है 4000 की, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है। 4100 की कॉल, 4100 और 4200 का वो जोन है जहां से इसने आप देख लीजिए कि 11 जून के आसपास एक डैमेज हुआ था ये, और ये कोलैप्स हुआ था और जाके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू के आया। आप 4000 पे ज्यादा अगर आप देखें कन्विक्शन लेके बैठे हैं, या फिर 4100 की कॉल को भी हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ डील कर सकते हैं। 4100 की कॉल का प्रीमियम है 9100 और 4000 ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। अब पालवी साहब बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से स्टॉक में अब रिवर्सल बना है ये दिखाता है कि स्टॉक तो अभी यहाँ से 4050 4100 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 4100 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन 92 91 के आसपास ट्रेड करी, बिल्कुल बाय कर सकते हैं इसको। अगर ये स्टॉक में जिस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 4050 की तरफ आएगा तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट जो आना चाहिए करीब आना चाहिए 115 से 120 तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। इसको करंट लेवल से 78 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 4100 की कॉल ऑप्शन को भी। तो यहां पे आपका 4100 की कॉल पे व्यू है। एक बार मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे बैंकिंग में आज ओआई एडिशंस काफी स्ट्रांग हुए हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, टॉप ओआई गेनर है आज अगर आप देखें जहां पे प्राइस का वो है बंधन बैंक, उसके बाद आरबीएल में थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई है, लेकिन एसबीआई का अगर आप देखें ओआई बिल्डअप काफी सिग्निफिकेंट है। और एसबीआई अब 480 ऑलमोस्ट क्रिस करता हुआ याद रखिएगा, और ये इसके करियर का नया उच्चतम स्तर है। कैनरा बैंक और एसबीआई सबसे स्ट्रांग मोमेंटम में ये दो स्टॉक्स हैं। प्रकाश गवा सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? कैनरा बैंक ही है, बहुत ही बढ़िया बिल्डअप है, स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। 3-4 दिन का एक डाउन मूव मिला कैनरा बैंक में, जो आज का जो मूव है वो 190 पार करा देगा। टारगेट 190 का है, स्टॉप होगा 181। कैनरा बैंक ब्यूटीफुल स्टॉक, बहुत बढ़िया बिल्ड। चलिए डायरेक्टर साहब जरा कैनरा बैंक की एक लंबी अवधि का चार्ट जो है वो आप स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए। यहां पर हम लोग एक बहुत ही डीप ग्रीन बार ट्रैक कर रहे हैं स्क्रीन पर, और ये जो आप 185 का प्राइस देख रहे हैं ये आपके सामने पहले आया था समझिए कि मार्च सन 2020 में। तो ये आपके सामने आप समझिए कि लगभग 18 से 19 महीने का हाईएस्ट लेवल है। वीरेंद्र जी, कुछ आपको प्राइस एक्शन वॉल्यूम कैनरा बैंक पर फ्यूचर्स में तो दिखेगा नहीं क्योंकि ये बैन पे है, तो ये काउंटर आपको कैश में ही फिलहाल ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए 185 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर, और गाबा साहब यहाँ पर तेजी की मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। अब आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री मधु केला साहब। पिछले 3 दशक से आपकी स्टॉक पिकिंग की माहिरी की चर्चा पूरे बाजार में है, और बहुत ही करीबी तौर से आपने बाजार के उतार चढ़ाव, बुल और बेयर मार्केट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक किए हैं। मधु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं उन दिनों जब बाजार में बहुत जबरदस्त मोमेंटम और रिकॉर्ड हाइस के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। बताइए किस हिसाब से आप इस तेजी को भांप रहे हैं? क्या ज्यादा बाजार गर्म है या अभी और एक्शन बाकी है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आगे की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो बाजार देखा जाए तो देखिए, अगर हम लास्ट 18 महीने की बात करें सिर्फ इंडेक्स की,
तो पर से देख के तो लगता है बहुत गर्म है, बट 7,500 वाला निफ्टी 18,000 हो गया और करीब $2 ट्रिलियन का वेल्थ क्रिएशन हुआ है। $2 ट्रिलियन, मतलब 1 लाख करोड़, रफली मोर देन दैट इन लास्ट 18 months और सो, राइट। पर अगर आप बाजार के पूरे स्ट्रक्चर को देखिएगा तो डेफिनेटली कहीं कहीं पे वैल्यूएशंस थोड़े यूफोरिक लगते हैं, कहीं कहीं पे दिखता है कि भाई जो स्पेसिफिकली जो हमारे जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है ना, जो अभी भी कैश फ्लो, अभी भी वैल्यूएशन, अभी भी वो मेट्रिक्स को यूज करके जो लोग यूज करते हैं, उनको मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि कोई पॉकेट्स ऑफ द मार्केट में डेफिनेटली वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं। पर एट द सेम टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखिएगा तो ऐसा कोई यूफोरिया के जैसा नहीं है। मतलब आईटीसी अभी आपको 240 रुपए में मिल रहा है, या स्टेट बैंक अभी भी आपको 480 रुपए में मिल रहा है, या कैनरा बैंक अभी भी 185 रुपीज में मिल रहा है। तो अभी भी जो वैल्यू साइड ऑफ द मार्केट है, जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, वैल्यू साइड ऑफ द मार्केट अभी भी वहां नीचे से भाव बढ़े हैं, पर ऐसा कोई बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन कंसर्न हो गया है। और अगर मैं फ्यूचर को गिनूं अगले 2-3 साल में इन कंपनियों के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो वैसा नहीं लगता है। तो ऑन द होल ओवरऑल मार्केट में देयर इज अ पॉकेट वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू नो दिस कंपनी, यू हैव टू नो हाउ टू वैल्यू। मतलब उनको आपको ये देखना पड़ेगा हम कंपनी का वैल्यूएशन करें कैसे। सपोजिंग मुझे नहीं आता है फॉर इंस्टेंस जोमैटो का वैल्यूएशन करना, मुझे नहीं समझ में आता है कि इसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पर आप अगर वो कैंप में हैं कि आपको लगता है होना चाहिए, तो ये कोई डिफरेंट डायनेमिक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं वो वैल्यू करूं। हमको तो ट्रेडिशनली हमने यही सीखा है कि आपको जो समझ में आता है वो करो, तो हम तो वही कर रहे हैं जो हमको समझ में आता है। और जहां पे मुझे वैल्यू में तो अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहां दिखती है शैलेंद्र जी। जी, तो मधु जी, आप फाउंडर हैं एमके वेंचर्स के और पिछले 3 दशक से एक बहुत ही जानी मानी एएमसी के साथ आप जुड़े हुए थे। फंड्स और स्कीम्स और पोर्टफोलियो पिकिंग को आपसे सीखे। मधु जी, ये बताइए, इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं, जो कि आपने कहा कि जो मुझे समझ में आता है वही मैं करता हूं, इस वक्त क्या आप रिलेटिव वैल्यू चेस कर रहे हैं बाजार में, या आपको ऐसा लगता है कि जो डीप पॉकेट्स है वैल्यू की पब्लिक सेक्टर स्पेस की तरफ, वहां पर भी पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा होना चाहिए? कि मेरा रुझान तो पब्लिक सेक्टर में है। मैं तो पब्लिकली 6-9 महीने से बोलता चला आ रहा हूँ पब्लिक फोरम्स में भी कि यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, सेफ्टी बहुत ज्यादा है, और ये हो नहीं सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज का वैल्यूएशन ना मिले। ये तो कोई ट्रिगर चाहिए। तो या तो सपोजिंग आईडीबीआई बैंक जिस दिन बिक जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीएसई दूसरे बैंकों में ट्रिगर हो जाएगा, बीपीसीएल जिस दिन बिक जाएगा उस दिन अब दूसरे पीएसयू स्टॉक जो बिकने की कगार में अगले 2 साल में, उनमें थोड़ी एक्टिविटी आ जाएगी। तो ये तो क्या है, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू इन कंपनियों में बहुत है, इनका और तो कोई लफड़ा है नहीं। बेसिकली अकाउंट स्क्रीन होते हैं, सीएजी का ऑडिट होता है, तो वो तो कोई इशू, गवर्नेंस का उस टाइप का कोई इशू नहीं है कि बैलेंस शीट कोई फर्ज हो जाएगी। तो वो एक बड़ी सेफ्टी होती है विद यू इन्वेस्ट इन स्पेसिफिकली इन पब्लिक सेक्टर कंपनी। और सर बाजार को देखते हुए इनमें ना बहुत ज्यादा डीप वैल्यू है अभी। मैं यही बोलना चाहूंगा। तो मेरा रुझान इनके नसीब, आपको जब पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको सारे तरीके के शेयर रखने पड़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो यही इसका ही होना चाहिए, पर मेरा इंक्रीमेंटल रुझान अभी इनकी तरफ ज्यादा है कि यहां पे मुझे रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा लगता है। ओके, महत्वपूर्ण बात कही आपने मधु जी कि आपको यहाँ पे रुझान काफी पॉजिटिव लगता है और पैसा बनाने की गुंजाइश काफी है यहाँ पर। मधु जी, जब आपने अपने प्रश्न का पहला उत्तर दिया और उसमें आपने एक कंसर्न शब्द का इस्तेमाल किया, आइए थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। और कहां वैल्यूएशंस को लेकर आप काफी कंसर्न हैं और कहां पर एक अच्छे सब्सटेंशियल मूव के बाद एक इन्वेस्टर को अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मेटल्स, उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए आईटी, और आईटी में भी जब मैं ये शब्द कह रहा हूं कि आईटी, आप आईटी में लार्ज कैप में कंफर्टेबल हैं, मिड कैप में कंफर्टेबल हैं, आपका रुझान इन 2 सेक्टर्स पे स्पेशली बहुत पैसा कमाया है लोगों ने पिछले 1.5 साल में यहां पर।
तो भाई साहब ये आप एक प्रैक्टिकल बात है कि आप पूरा डिस्क्लेमर रन कर लीजिएगा, क्योंकि हम सब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, लोग अपने वेल्थ एडवाइजर से पूछ लें मेरे अलावा भी, तो उसके बाद ही एक्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे जैसे आप आईटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को डेफिनेटली थोड़ा डिस्कम्फर्ट है मिड कैप आईटीज में, जहां पे कि बहुत ट्रिमेंडस प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 1.5 साल में। बहुत सारी कंपनियां 5-5, 7-7, 10-10 गुना हो गई है। तो यहाँ पे भी कोई 25, 30, 35, 40 का पी मल्टीपल हो गया है, और डिमांड साइड बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। तो ये मोमेंटम में यहाँ से भी और चल सकता है क्या? तो आपने देखा है कितने सारे बुल मार्केट मोमेंटम में तो कोई भी चीज कहीं पे भी हो सकती है, पर अगर ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो का डोमिनेंट पोजीशन है और बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन आपने यहाँ पे डाल रखा है, तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ से थोड़ा मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा, स्पेसिफिकली ये जो न्यू इश्यूज आ रहे हैं जहां पे मैं पर्टिकुलरली, बिकॉज मैं ये समझता भी नहीं हूं, पहले डिस्क्लेमर में बोल रहा हूं कि मुझे समझ भी नहीं पड़ता ये इनका वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, और हाउ डू वी लुक एट 10 years फ्रॉम नाउ। पीपल आर मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड क्लेमिंग कि 5 साल में ये हो जाएगा, 10 साल में ये हो जाएगा, बट फॉर मी इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड बट व्हाट पीपल आर सेइंग वेदर इट शुड एक्चुअली हैपन। तो ये नए इश्यूज आ रहे हैं ना, वहां पे मुझे लगता है बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अरे क्या है, मोमेंटम में तो कुछ भी हो जाता है। हमने कितने सारे 30 साल में बुल मार्केट देखे हैं। तो नए कंपनियां, नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जो बहुत एक्सेसिव वैल्यूएशन पे आ रही है, इवन सम ऑफ द केमिकल कंपनी विच हैव गॉट लिस्टेड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बट व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन, बिकॉज यू हैव टू अपने को ये रिमेंबर करना जरूरी है कि बस अगर सपोजिंग कोई भी रीजन से बाजार घटा तो इन कंपनियों में हम कितना लूज कर सकते हैं। मधु जी, माफ कीजिए, मैं वापस आपको पीएसयू थीम्स की तरफ लेके जा रहा हूं। अक्सर आपने इस बात पर टिप्पणी करी कि अगर सेक्टर बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाए मुकाबले पिछले 10 साल के, और वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 1/10वां 1/20वां हिस्से पर मिलने लगे, तो वो एक मौका होता है उस सेक्टर में बहुत ही अच्छे पैसे कमाने का, बहुत ही कम अवधि में। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन होते हुए देखा है, नंबर ऑफ बैंक्स में विलय हुए बहुत सारे, सरकार ने कई बैंक्स को बड़े बैंक्स में विलय किया। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस है जो अभी भी रिकॉर्ड हाइस के आसपास नहीं है, क्या यहां पर भी डीप वैल्यू आपको दिखती है? सर, ये मेरा पब्लिक स्टेटमेंट है। मेरा हर मीडिया इंटरेक्शन में मैंने लास्ट 9 महीने 12 महीने में ये बोला ही है कि दिस इज बीन माई मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट, एंड मेरे को बहुत कन्विक्शन है यहाँ पे दैट ये पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ओवरऑल स्पेस है यहाँ पे बहुत वैल्यू है। अगर आप देखिएगा लास्ट 5-6 साल में इतना जबरदस्त इन्होंने क्लीन अप किया है और इतना जबरदस्त तरीके से प्रोविजन कर दिया है। बेसिकली ना सब बैंकों का एनीवेयर बिटवीन 75 to 85% प्रोविजन हो चुका है। तो 11 लाख करोड़ रुपए का टोटल ये बैंकों ने मिला के प्रोविजन किया है लास्ट 6 साल के अंदर। तो मुझे लगता है काफी क्लीन अप हो चुका है, और यहां पे अब क्या है, रिकवरी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप देखिएगा जिस हिसाब से लोग अभी झंझट खत्म करके सेटल करना चाहते हैं, जिस हिसाब से रियल एस्टेट की कंपनियों में, रियल एस्टेट में जिस हिसाब से बढ़ोतरी आई है, जिस हिसाब से बाकी दूसरे धंधे, चाहे वो स्टील का धंधा हो, चाहे वो टेक्सटाइल का धंधा हो, चाहे वो ट्रेडिशनली पावर का धंधा हो, सब इनके यहीं पे हुए थे ना। तो मुझे लगता है रिकवरी विल सरप्राइज पीपल। सेकेंड, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, और तीसरा मुझे लगता है कि 28 बैंक के रह गए 12। अगर सरकार की जो आगे की नीति है और यह उनकी जो उम्मीद है उस हिसाब से जाएंगे तो ये रह जाएंगे 8 बैंक पब्लिक सेक्टर में। तो आगे अगर कोई भी कैपेक्स साइकिल होगी तो मुझे लगता है इन बैंकों के पास बहुत जबरदस्त प्राइसिंग पावर होगा। आप सोचिए ना, अगर किसी को 1000 करोड़ का लोन चाहिए तो कितने सारे बैंक अभी दे सकते हैं? मैं तो गिनती से गिन सकता हूं कि 7-8 बैंक से ज्यादा कोई 1000 करोड़ का लोन नहीं दे सकता है केपेक्स में। तो अगर 7-8 ही बैंक है और इतना बड़ा हिंदुस्तान में कभी भी काम होने वाला है, तो अल्टीमेटली कभी न जाके इनके पास प्राइसिंग पावर आएगा। तो ये रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। हालांकि ऑब्वियसली
आपको थोड़ा अपने हिसाब से इसको देखना पड़ेगा कितना परसेंट पोर्टफोलियो में और कौन से दिन में ले। तो अभी जैसे आप 10% बढ़ा है तो कभी 10% घट सकता है, पर मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रक्चरल 3 साल के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। ओके, तो मधु जी ने कोई कि अगर आप माने तो अभी इन पीएसयू बैंक्स में बहुत पैसा कमाने की गुंजाइश है, उनको काफी, अगर आप देखें अपसाइड नजर आता है। अगर पीएसयू पे ही थोड़ा और केंद्रित करें मधु जी, और कि भाई इसी स्पेस में आपकी पावर जनरेशन कंपनियां भी हैं, कोल कंपनियां भी हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनियां भी हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसा है सर इस वक्त, और यहां पे कोई खेमा जिस पर आपका झुकाव काफी हो? तो सर मुझे लगता है इसमें मैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों के ऊपर फोकस करूंगा जहां पे मुझे लगता है आज नहीं तो 3 साल बाद कभी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक बाइफर्गेशन एकदम क्लियर कट आ चुका है हमारे लिए। एंड मुझे लगता है जब ये कंपनियां प्राइवेटाइज होगी, जो एयर इंडिया के बाद, अभी यही मैं बोलते आ रहा हूं लास्ट 9 महीने से कि होगा, तो अभी एयर इंडिया के बाद मार्केट का भी रुझान आ गया है कि, और आज डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट भी है कि मार्च के पहले वो बीपीसीएल कर देंगे। ये जब होगा ना तो मुझे लगता है बाकी जो दूसरी कंपनियां जिसमें कभी डिसइन्वेस्टमेंट 2-3 साल के अंदर भी होने का चांस है ना, वो लेना चाहिए, बिकॉज वहां पे फिर बड़ी अनलॉकिंग होगी। तो ये जो भाव हैं अभी सपोजिंग जैसे फॉर इंस्टेंस कल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए तो भाई साहब 115 रुपए में थोड़ी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकने वाली है, 200 में थोड़ी बिकने वाली है। उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट द जो मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे। तो ये स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आर डिवाइडेड। आप अपनी लिस्ट बनाएंगे और आप देखिए कि कहां कहां पे नाम भी आ चुके हैं, जो नाम डिसइन्वेस्टमेंट में डाले जा चुके हैं वो भी पब्लिक नॉलेज है। तो वहां पे मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जी मधु जी, एक और बहुत मेजर ट्रेंड बाजार में चलता हुआ दिख रहा है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अब आपको शायद ग्लोबल स्केल पर आती हुई दिखे। चाइना की दिक्कतें जग जाहिर हैं और सरकार की तरफ से कई सेक्टर्स में बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं पीएलआई स्कीम्स के जरिए कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दी जाए। इन कुछ सेक्टर्स में जहां पर यह चलन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, कोई आपने स्टॉक पिकिंग करी पिछले 6 महीनों में? तो उसमें मुझे लगता है एक जो सेक्टर जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है ना, वो है टेक्सटाइल्स। कि अगर आप देखिएगा टेक्सटाइल एक सेक्टर होगा जिसमें बहुत मेजर बेनिफिट आएगा। कि अगर आप टेक्सटाइल ओवरऑल सेक्टर को देखिए तो चाइना में लेबर क्राइसिस है, वहां पे पावर क्राइसिस अभी अपने को सुनने मिल रही है। और जितना हम समझते हैं कि चाइना गवर्नमेंट का भी रुझान जो है ये लो कॉस्ट, एकदम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से निकल के वहां पे भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बढ़ावा हो रहा है। तो उसको मैं कपल करूं और यहां पे देखूं कि 15 साल से कोई मेजर कैपेक्स टेक्सटाइल सेक्टर में हुआ नहीं है, यहां पे भी नहीं, और मुझे लगता है दुनिया में भी बहुत कम हुआ है। एंड प्लस एक जो वो इंटरेस्ट रेट का सबवेंशन है जो आपको 2-3% ब्याज में अगर आप टेक्सटाइल का कोई यूनिट लगाते हो तो इफेक्टिवली 2-3% ब्याज में आपको पैसा मिलता है। तो अगर आप देखिए वो वहां पे 20-25% आरओसी है अगर नया प्रोजेक्ट अगर आप लगाने जाते हो, और 2-3% ब्याज में अगर आपको रुपया मिले तो डेफिनेटली वहां पे एक हिडन वैल्यू अच्छी हो सकती है। और हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां शेयर बाजार में भी धीरे धीरे करके अच्छा करना चालू करी है। मैंने अभी 3 दिन पहले एक इन्वेस्टमेंट किया है, मैं इंडिविजुअल नाम पे नहीं जाना चाहूंगा, पर मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, यहां पे कुछ वैल्यू चुननी चाहिए। फिर कॉम्बिनेशन चाइना +1 स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर वाली स्ट्रैटेजी, पीएलआई स्कीम, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी क्रिएशन एंड रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन। मधु जी, एक और हम लोगों ने सेक्टर पिछले 2 साल में उभरता हुआ देखा और ये है केमिकल स्पेस। नई कंपनीज, पुरानी ओल्ड स्मोकस्टैक कंपनीज जो 40-50 साल पहले बहुत चर्चा में रहती थी, 30 साल पहले वो फ्रंटलाइन ए ग्रुप काउंटर्स में थी, वापस आती हुई दिखी। नई लिस्टिंग्स केमिकल स्पेस में हो रही है बहुत अच्छी वैल्यूएशंस के साथ। क्या मिड कैप आईटी के साथ साथ आप केमिकल शेयर्स की वैल्यूएशन पर भी चिंतित हैं?
मैं डेफिनेटली, वही मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर खराब है, लेकिन से बहुत सारी कंपनियां अभी भी केमिकल में अच्छी होगी, जब जहां पे अभी भी वैल्यू होगा डेफिनेटली। पर अभी ना आप ये दिखाओ कि ये एक्स कंपनी 40 पे चल रही है, तो जो वाई आई है उसको 35 तो मिलना ही चाहिए, 30 तो मिलना ही चाहिए। वो थ्योरी पे नहीं जाना चाहिए अपने को, तो हो सकता है कि एक्स कंपनी गलत हो, हम वाई का वैल्यूएशन एक्स के बेसिस पे कर रहे हैं, पर हमको क्या पता है एक्स राइट है कि नहीं राइट है, राइट। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे अगर आपको निवेश करना है स्पेसिफिकली स्पेशलिटी केमिकल में, जहां 25-25, 30-30, 40-40 टाइम ईवी बिड्डा पे बहुत सारी कंपनियां अभी ट्रेड कर रही है 2-2 साल आगे भी, तो वन हैज टू बी केयरफुल। You do your work, and if you know the company really well, and if you really know that the growth is certain, and if you know the products, आपने अगर रिस्क को इवेल्युएट कर लिया है, तो बेशर्ते आपको जाना चाहिए। बिकॉज सिर्फ क्या है, ओवर वैल्यूएशन एक क्राइटेरिया है स्टॉक को वैल्युएट करने का, पर वो दूसरा क्राइटेरिया है वो कन्विक्शन है ना, कि अगर आप सिर्फ मैं ओवर वैल्यूएशन को देखता, तो सपोजिंग कोई कंपनी जैसे डिजीज लैब थी, हमेशा रिलेटिव टू पीयर हमेशा ही थोड़ी ज्यादा वैल्यू थी, पर उसने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है। बट हर कंपनी डिजीज लैब नहीं होती है, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अगर इस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली डबल लेंस के साथ थोड़ा केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए। बिकॉज ये क्या है, कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए वो कंपनी में, कभी रेवेन्यू 500, 600, 800 करोड़ रुपया है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है। जो हमने कई बार 30 साल में यही सीखा है कि मार्केट में दो चीज आना चाहिए, एक हम सबसे बड़ा लॉस कहां पे अवॉइड करें, और दूसरा हम कमाए कैसे। तो अगर आप 50% खोते हो, तो आपको 120% कमाना पड़ता है, राइट। तो ना खोना एक बहुत बड़ी स्किल है मार्केट में। जी 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 बिल्कुल। मधु जी, आपसे चर्चा हो रही है बाजार में, और देखिए ताबड़तोड़ रिकॉर्ड हाईज बैंक निफ्टी लगाता हुआ हम लोग 250 अंक ऊपर हैं, 38,550 पर। मान लीजिए आपसे कोई आके ये कहता है कि मधु जी इस समय मैं बाजार में घुस रहा हूं, निफ्टी 18,000 पर है, एक बढ़िया शानदार पोर्टफोलियो बनाइए, तो प्रतिशत के हिसाब से कहां कहां आप पैसा डालेंगे? कर दिया। मेरे ख्याल से मधु जी से हम लोग का संपर्क फिलहाल विच्छेद हो चुका है। हम लोग कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा जोड़ने की, लेकिन तब तक बैंक निफ्टी की जो 38,500 की कॉल थी, उस पर वीरेंद्र जी टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। 160 पर उन्होंने सुझाई थी, और अब आपके सामने बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर। ओवर टू यू वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, 160 रुपए की सीएनबीसी आवाज ने इनफैक्ट जो आपसे व्यू शेयर किया था, वो कॉल अभी अब ट्रेड कर रही है 256 पे, और हाई लगा के आई 287 का। और आप यकीन मानिए इस वक्त बीते 10 मिनट में जो पुल बैक और जो स्ट्रेंथ इंडसइंड बैंक ने जनरेट करी है, शैल जी इंडसइंड बैंक 1197 पर फ्यूचर्स, और ये है पोस्ट 27 फरवरी 2020 अब तक के सर्वोच्च पर। पूरा बैंकिंग बास्केट रखिए, बैंकिंग 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 इस वक्त पूरा का पूरा डे हाई पर, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर। शैल जी चलिए इस बहुत ही मधुर मोड़ पर मधु जी को दोबारा जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं। मधु जी, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और ये कहे कि भाई इस लेवल पर आप मेरे लिए एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो प्रतिशत वाइज कौन कौन से सेक्टर्स आप कितने दायरे तक रखेंगे? एक बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी डिटेल सवाल है, पर मैं इंडिविजुअल बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं जाना चाहूंगा। पर मेरा जो रुझान है, मैं बोला ना आपको, वो ज्यादा अभी वैल्यू की तरफ है, जहां अपने को वैल्यू दिखती है। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है ना, कभी वो सीएसजी के कारण निगलेक्ट हो गए थे, या कभी बिकॉज दूसरे जगह पे बहुत ज्यादा फैंसी थी, उसकी वजह से निगलेक्ट हो गए। तो मेरा रुझान रहेगा जहां पे रिस्क रिवार्ड अभी बहुत अच्छा है, जैसे अपने कितने सारे सेक्टर्स की बात करी, मैं उसमें से चुनूंगा। मैं कुछ जो एफएमसीजी कंपनियां जो बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, उसमें भी मैं चाहूंगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो पोर्टफोलियो तो हमको पूरा ही बनाना पड़ेगा, बट मैं बोलूंगा मेरा हो सकता है 70-80% पोर्टफोलियो अभी वैल्यू या वैल्यू प्लस ग्रोथ की तरफ बाइस्ड है, और 20% पोर्टफोलियो माइट बी फॉर
for fancy businesses or for high PE multiple stocks. क्या बात है मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और बाजार के दौरान हमारे साथ चर्चा करी। फिलहाल बाजार बहुत ही गर्म है, लेकिन इस लेवल पर भी मधु जी आपको वैल्यू और डीप वैल्यू की तरफ रुझान देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पीएसयू बास्केट्स, खासकर वो स्टॉक्स जहां पर प्राइवेटाइजेशन की गुहार सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, उनको वो जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, और आपको भी राय देते हुए। मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, धन्यवाद, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। मजा आया जी, मजा आया हिंदी में बात करके। चलिए धन्यवाद। आइए, क्या बात है जी जी, आपको बहुत बहुत शुभ दिन। वीरेंद्र जी ओवर टू यू। निफ्टी 23 अंक ऊपर 17,970, और बैंक निफ्टी के तो क्या कहिए 38,500, फ्रेश रिकॉर्ड हाई। जी हम 38,500 अगर आप देखें फ्रेश रिकॉर्ड हाई। एक चीज थी शैल जी, और वो आपसे एक घंटा पहले विजिबल थी कि कॉल राइटर्स अननेसेसरीली बैंक निफ्टी पे अगर आप देखें 38,300, 400, 500 की रेंज में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, और वही हुआ एग्जैक्टली। अगर आप देखें एक स्टॉक आया इंडसइंड बैंक, एक स्टॉक आया एसबीआई, और उसने सारे के सारे कॉल राइटर्स को बाहर निकाल दिया। अब उस ऑप्शन को आप चाहे बुक करिए चाहे कुछ भी करिए, वहां पे आपको 150 रुपए मिल चुके हैं। 160 पे बात हुई थी, 280 का हाई लगा के आई। अब एक काम करते हैं, चलते हैं पैनल के पास एक बार फिर से, और इस डिस्कशन को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। हमारे साथ असित मौजूद हैं। असित, अब इस वक्त आप क्या ट्रेड ऐड करेंगे अपना, बताइए। गुड इवनिंग वीरेंद्र, में पीएसयू बैंक सेक्टर देख रहा था, आई थिंक उसमें काफी अच्छा रुझान है। हम सुबह स्टेट बैंक को ले थे, अलॉन्ग विद द पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक आर लुकिंग गुड। मैं इंडसइंड बैंक को लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस अराउंड 1185, अभी 94 में चल रहा है। अगर डीप में अगर बाय कर सकते दैट इज ऑल्सो फाइन, बट पोजिशनली अगर एक बार इंडसइंड 1200-1205 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, आई थिंक वी विल सी अनदर 30-40 पॉइंट्स इन इंडसइंड बैंक। सो इसमें ब्रेकआउट काफी अच्छे से हो सकता है ऊपर के लेवल पे। तो इंडसइंड बैंक इज माय ऑन माय रडार एंड आई विल गो अलोंग विद दैट विद 85 एज अ स्टॉप लॉस, 1185। आपके सामने एक कॉल आती हुई इंडसइंड बैंक पर, और डायरेक्टर साहब इस चार्ट को प्रस्तुत करेंगे। सुबह ये बिल्कुल शांति के साथ काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और अब समझिए कि 1160 के लो से आप 1191 का प्राइस देख रहे हैं, और यहां पर एक मामूली सा ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखेगा। प्राइस इस वक्त इंडसइंड बैंक का आपको दिख रहा है मार्च सन 2020 के लेवल्स का, यानी कि जब आपने वो जो डाउन टर्न देखा था आता हुआ कोविड का फर्स्ट वेव का। साथ ही साथ देखते हैं और कौन कौन से काउंटर्स आपको बढ़िया मूव्स देते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो असित जी से ही चर्चा शुरू करते हैं। असित जी, आप नॉर्मली मोमेंटम को चेस करते हैं, और ज्यादातर आप जो स्टॉक्स पर नजर डालते हैं वहां पर ऑलरेडी बहुत जबरदस्त एक्शन 1 या 2 दिन पहले आया हुआ रहता है। आपके हिसाब से चार्ट्स पर टाटा स्टील आपको कैसा दिखता है? हम लोग 1330 के आसपास इस काउंटर को कैश में ट्रैक कर रहे हैं, और इंट्राडे लोस से यहां पर काफी अच्छी तेजी आती हुई। क्या ये एक बाय के रूप में कैटेगराइज होगा आपके रोड मैप पर? ये सर, टाटा स्टील में 1300 के लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटर्स ट्रैप है। अभी जिस प्राइस में चल रहा है, आई थिंक हम 1310-12 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मुझे लगता है कि 1400 के करीब जाने की हो सकता है मिड टर्म में, एज लॉन्ग एज 1300 इज नॉट ब्रोकन। बट टाटा स्टील, in fact Vedanta, Jindal Steel, these are also looking good. So metal sector is looking good, and Tata Steel is definitely looking good. As long as it stays above maybe 1320 level, I think there will be further short covering that could be visible. So Tata Steel is definitely a buy. जी, टाटा स्टील पे आपने एक बात नोटिस की होगी, और प्लीज टाटा स्टील का चार्ट लिखे आइए जिसमें आप कम से कम 6 महीने कवर कर दें। एक दिन याद रखिएगा, और वो था 28 जुलाई 2021 का, जब ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में आया था, और उस ट्रेजेक्ट्री का था करीब करीब समझ लीजिए कि 1539 रुपए। तो आप समझ लीजिए कि एक बेस था जिसको वॉलेट करके ये ऊपर निकला था 1350, और उस बेस का हाई था लगभग 1540। और अभी इस प्राइस पे शैल जी ये अपना लास्ट ड्यू एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ अपना 10
ये 3 एवरेजेस पार कर रहा है, तो टाटा स्टील एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में आता हुआ बहुत शानदार। अगर आप देखें ये एक ट्रेड कैच किया गया। पालवे साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? एनी ऑप्शन थॉट ऑन टाटा स्टील या फिर जेएसपीएल? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए जिंदल स्टील एंड पावर और टाटा स्टील दोनों ही स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, मुझे लगता है कि टाटा स्टील में आज के सेशन में अभी यहाँ से 1345 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल अभी क्रॉस होता है तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। मुझे लग रहा है इंट्राडे के टारगेट फिर जो आना चाहिए, करीब आना चाहिए 1380 1390 तक की भी अच्छा यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। जिंदल स्टील एंड पावर में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज मूव था, आज जिस तरीके से वापस एक्शन बना है दोनों स्टॉक में, हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर जेएसपीएल को भी यहाँ से बाय किया जा सकता है। इमीडिएट हर्डल जो इसका दिखता है वो आ रहा है करीब 428 के आसपास। जैसे ये 428 को क्रॉस करेगा तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी बड़ी अपसाइड जो कि इसको 445 450 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो जिंदल स्टील एंड पावर भी बाय किया जा सकता है 414 के स्टॉप लॉस से। टाटा स्टील में भी लॉन्ग का ट्रेड रखें, 1340-45 के रेंज को क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा शार्प अप मूव भी हमें आज ही देखने को मिल सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने टाटा स्टील में आती हुई दिख रही है। डेढ़ साहब वापस जरा असित जी को जोड़िए और उनके सामने प्रस्तुत कीजिए बीएचईएल का चार्ट। हम लोग बहुत ही कम इस स्टॉक के बारे में आजकल डिस्कस कर रहे हैं और ज्यादातर असित जी आपको 4 डिजिट या 3 डिजिट स्टॉक्स पर फोकस करते हुए दिखते हैं, लेकिन जो चार्ट पैटर्न्स यहां पर आपको कैश मार्केट में दिख रहे हैं, और असित जी आज बीएचईएल की चर्चा सिर्फ कैश में ही होगी क्योंकि एफएनओ में बैन है। क्या लगता है आपको चार्ट्स पर? बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, प्राइस आपके सामने मध्य जून के लेवल्स पर, और उससे पहले एक यहां पर गैप था जो शायद अब अगले 3 या 4 दिन में भरता हुआ दिखे। क्या रणनीति बीएचईएल पर पोजिशनली? पोजिशनली बीएचईएल इज लुकिंग टुवर्ड्स अराउंड 80 रुपीज। अगर ये 70 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब हमें आराम से 80 के लेवल दिख सकता है, क्योंकि अगर डेटा वाइज देखेंगे 65 एंड 70 में काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हुआ है एंड देयर इज बिट ऑफ प्रेशर ऑन द अपवर्ड शिफ्ट। मुझे लगता है कि अगर ये 70-71 के ऊपर अगर ट्रेड होकर क्लोज देता है, पोजिशनली इट कैन डेफिनेटली गो टू 80, मे बी 67-65 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड ये बैन में ही तो हम कैश में ही ले सकते हैं, बट बीएचईएल इज लुकिंग डेफिनेटली गुड। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा लैगर्ड जैसा है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स, बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, सो या वी कैन टेक इट। वीरेंद्र जी, आज तो आप बहुत खुश होंगे। शैल जी, बीएचईएल का नाम जब जब आता है तो खुशी तो होती है, और आंखों के सामने बीएचईएल का स्टेडियम, वो हरे भरे स्टेडियम और जंगल वो सामने आ जाते हैं, तो वाकई खुशी हो रही है। और 80 रुपए का टारगेट असित जी का है। कल प्रकाश गावा सर की टिप्पणी थी कि 80 का टारगेट बीएचईएल का आएगा, तो हाँ खुशी तो होती है शैल जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सिलसिला वीरेंद्र जी ऐसा था, सरकारी कंपनीज का था और बहुत ही बढ़िया माहौल आपको मधु जी सेटअप करते हुए दिखे। वैसे तो आज का मेरे ख्याल से खेल कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आईडीबीआई का चार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीरेंद्र जी, एक बहुत ही लंबी तेजी का आगाज आज आईडीबीआई ने आपके सामने किया है। डायरेक्टर साहब आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत करेंगे। वॉल्यूम देखिए, 15 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं और लगभग समझिए 17% ऊपर ये काउंटर है। पालवे साहब को जोड़ते हैं। पालवे साहब, सब चर्चे बाजार में हैं कि एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन के बाद उन कंपनीज पर ध्यान दिया जाए जहां पर सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि प्राइवेटाइजेशन होगी। आईडीबीआई की प्राइवेटाइजेशन काफी आसान है क्योंकि सरकार और एलआईसी के पास 99% स्टेक है। अब बताइए, चार्ट्स पर आईडीबीआई आपसे किस तरीके की बातें कर रहा है? तो बिल्कुल देखिए, चार्ट में अब क्लियरली विजिबल है कि ये तो जो अटकलें लग रही थी या कहीं ना कहीं अब ये मटेरियलाइज होते हुए दिखेगी। और जिस तरीके से इसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे 45 के आसपास एक डिप भी लिया था, लेकिन जिस तरीके से अब इसमें एक वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट जो होते हुए दिख रहा है। और मंथली चार्ट पे भी देखें तो अब ये जिस तरीके से ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ से जो अपसाइड खुलती हुई दिख रही है वो है
इमीडिएट 65 से 70 रुपीज तक की। तो जिनके पास भी लोअर साइड की पोजीशन है बिल्कुल उसको होल्ड रखें। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 54 के आसपास लिया है और हमें लगता है इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए 65 से 70 तक की अपसाइड आईडीबीआई में आते हुए दिख सकती है। जी, और वीरेंद्र जी भी इस बात पर आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे, जो बहुत ही लंबी चार्ट्स हैं, यानी कि मंथली चार्ट आईडीबीआई की आप देखें, वहां पर जो इसका 200 महीने का मूविंग एवरेज है, ये काउंटर उसके करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। 200 महीने का मूविंग एवरेज अगर आप समझिए और इसको 12 से भाग कीजिए तो वो आपको आता हुआ दिखेगा 16वां साल। तो 16वें साल के उस लेवल पर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और अगर ये टूटता है तो आप यहां पर एक अलग तरीके का जिन खुलते हुए देखेंगे। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, यहां पे एक चीज और बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा इसी भाषा को आपकी अगर सरल कर दूं, एक बार जाइए और देखिए इसके मंथली चार्ट को या फिर वीकली चार्ट को या फिर डेली चार्ट को। आप इस स्टॉक को बुरी परिस्थिति में अगर देखते मई 2019 से पहले, तो इसका एक मल्टी ईयर जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि जून 2004 से लेकर करीब करीब 2019 तक इसका एक बेस था, आप समझ लीजिए कि 50 रुपए। और 50 रुपए के बाद जब इसका जोन शुरू होता है वो होता है स्ट्रेंथ वाला जोन, जहां से ये पुल बैक देखिए कहीं भी आ सकता है। तो 57 पे इसने एक बहुत बड़े क्रिटिकल लेवल को, 55 के लेवल को, जो कि इसका अगस्त 2020 का हाई है, उसको पार कर लिया है और उसके बाद इस स्ट्रेंथ इसमें आती हुई। प्रकाश सर, आपकी राय क्या होगी? 58 कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इन हवाओं के बीच में अगर आप देखें जो चल रही है तमाम पीएसयू स्पेस के साथ, ये 66 या फिर 60 या 61 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर जाए, जिस तरीके की फोर्स है और जिस तरीके का वॉल्यूम है यहां पर? सॉफ्टवेयर थोड़ा रीस्टार्ट हो रहा है, माफी चाहूंगा मैं। ओके, अच्छा, आपकी रचना जी मौजूद है, रचना जी से टिप्पणी लेते हैं। रचना जी, आपकी राय क्या कहती है? आईडीबीआई बैंक पे आपका टेक और आपका कमीशन ट्रेड भी इस वक्त का। जी, आईडीबीआई बैंक पे मेरा मानना है कि दैट इज मूविंग टुवर्ड्स 78 और इसका जो पोजीशन जिन्होंने आज के दिन में बनाई गई लकी की पहले दिन तक वो मिला है और एसएल को ट्रेल करके 50 के करीब रखना होगा एंड ऊपर वाली साइड पे जैसे टारगेट कैन बी टुवर्ड्स 75 78 और इस मोमेंट का जो एक मेरा कॉल है उसमें फाइनेंशियल भी है और एफएमसीजी भी है। फाइनेंशियल की बात करूं तो मेरी नजर एचडीएफसी बैंक पे है और एचडीएफसी बैंक में फ्यूचर्स जब तक 1622 को होल्ड करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 1642 एंड 50 की तरफ जा सकता है। और एफएमसीजी है नेस्ले पे मेरी नजर है, नेस्ले जब तक 19,150 सस्टेन करेगा तो ये 19,600 की तरफ जा सकता है। चलिए, ये रणनीति आपको नेस्ले पर आती हुई दिख रही है। जब डायरेक्टर साहब कैंडल स्टिक चार्ट बनाएंगे नेस्ले का तो जो सबसे बढ़िया पॉसिबली एफएमसीजी में स्विंग ट्रेड है वो आपको पकड़ाती हुई दिख रही हैं रचना जी लॉन्ग साइड पर। यहां पर ऑलरेडी दिन का उच्चतम लेवल 19,368 और 21,000 तक का फेरा आपको आज तो नहीं लेकिन कुछ समय पहले नेस्ले ने लगाते हुए दिखाया था। चलिए अब चर्चा को जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब पर। चौहान साहब नमस्कार, शुभ दिन, शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप बैंक्स के इस ताबड़तोड़ मोमेंटम को ट्रैक कर रहे हैं? एसबीआई रिकॉर्ड हाई 481, कोई बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए और टिप्पणी कीजिए एसबीआई पर। बिल्कुल चाहिए। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स के जो पूरे बास्केट पे अगर आप नजर डालते हो तो सभी में तेजी हमें देखने मिल रही है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक के एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो वहां पे एक रनिंग ट्रायंगल करेक्शन का ब्रेकआउट हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जितने भी मैक्सिमम टारगेट्स रहेंगे फंडामेंटल साइड के 550 या 600 शायद मुझे लगता है कि वो उसे छू लेगा और करंट लेवल से जैसे इसने ब्रेकआउट किया है 475 के ऊपर, मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट पड़ाव इसका रहेगा वो 500 के करीब का रहेगा। लेकिन चूंकि ये स्टॉक कल के दिन में 455-60 के करीब था, आज 480 आ चुका है, थोड़ा स्टॉप लॉस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो हमारी राय ये रहेगी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा करंट लेवल से परचेस करें
वैसे एफएनओ में ये बैंड में है, लेकिन अगर कैश में परचेस करते हैं तो हमें लगता है कि 86 का स्टॉप लॉस रखें और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 95 से लेकर 100 रुपए के। तो काफी एक कॉन्क्रीट ट्रेड यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का लिया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जितने बाकी के पीएसयू बैंक के जो चार्ट्स है, जैसे कि कैनरा बैंक है या तो पीएनबी है, वहां पे भी बुलिश फॉर्मेशंस बने हैं और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बिल्कुल ये इंडेक्स है वो हमें अच्छे रिटर्न्स देगा। ये रणनीति बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपके सामने आती हुई दिख रही है। और वीरेंद्र जी, तेजी आपके सामने एसबीआई पर फ्रेश रिकॉर्ड हाई 481.60 आपके सामने। मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट यहां पर देखते हैं कितना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, कोई खास नहीं, 1.8% की वृद्धि आप यहां देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, कैनरा बैंक पर कुछ हम लोग चर्चा करें क्या? यहां पर ऑलरेडी गाबा साहब ने एक लॉन्ग कॉल दी है और फिलहाल ये टॉप परफॉर्मर है एफएनओ में, बैंकिंग क्षेत्र में 185.50। जी हाँ शैल जी, आप यकीन मानिए मैं एसबीआई और कैनरा बैंक के चार्ट ही खोल के बैठा था, क्योंकि 3 चार्ट है मेरे स्क्रीन पे, बैंक निफ्टी का, एसबीआई का, कैनरा बैंक का। एक तो निफ्टी बैंक डे हाई पर है, कैनरा बैंक ऑल टाइम हाई, सॉरी ये एसबीआई ऑल टाइम हाई पर है। ये पालवे साहब एक चीज देखिएगा आप, स्पेशली कैश में इसने अपना एक बहुत बड़ा लेवल था 180 का, उसको काट दिया, जो कि 180 1 मार्च 2018 से लेकर 11 फरवरी 2020 का एक बेस था। जिस ट्रेजेक्टरी में एंटर कर चुका है कैनरा बैंक, अब वॉल्यूम्स को देखिए, आपको लगता है कि 190 195 की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और स्पेशली छोड़िए, मैं हिस्टोरिकल प्राइस छोड़ देता हूं, अगर मैं 18 फरवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर की प्राइस के एक राउंडिंग बॉटम को भी अगर एक अपना रेफरेंस पॉइंट बनाऊं, तो क्या प्रोजेक्शन बनता है इसका? 200 210 205 का जोन पहले कैप्चर कर सकता है क्या ये? बिल्कुल वीरेंद्र जी, हाई प्रोबेबिलिटी है ये स्टॉक 200 के लेवल को बहुत जल्द क्रॉस करेगा। स्टॉक तो क्रॉस कर चुका था, हालांकि स्टॉक अभी बैन पीरियड में इस कारण से थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है उसका, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से आज भी देखे तो मार्केट वाइड पोजीशन भी ऑलमोस्ट 80 to 83% के आसपास है, तो मोस्ट लाइकली आज या कल में ये बैन से बाहर भी निकल सकता है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक रेडी है 200 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। तो जिनके पास भी कैश सेगमेंट में पोजीशन है, होल्ड रखें, यहाँ से 178 का स्टॉप लॉस रख लें। इमीडिएट टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 205 तक के। 205 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो स्टॉक में जो नेक्स्ट अपसाइड बनती है वो करीब बनेगी इसमें 230 240 की। लेकिन ये पोजिशनल व्यू है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चल रहे हैं कि इसमें 205 तक की इमीडिएट अपसाइड यहां से बिल्कुल बनती हुई दिखेगी। जी हाँ, तो आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें कैनरा बैंक का, आपने ये आउटलुक देखा, बैंक निफ्टी डे हाई पर है 38,655, एसबीआई डे हाई। डॉक्टर साहब वो कॉल लेके आइए प्लीज, निफ्टी बैंक की 38,500 की कॉल। एग्जैक्टली आप देखें 2 बजे का डेटा ये कह रहा था कि एक इंडेक्स जो है आज सुबह इतने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में 38,100 के जोन को वॉलेट नहीं करके गया। भाई साहब वो पुट राइटर था ना 38,000 का, वो ऐसे कन्विक्शन के साथ खड़ा था कि पूछिए मत, और वो कॉल 160 रुपए की अब आपकी स्क्रीन पर 286 रुपए हो गई है। आगे बढ़ते हैं और जरा एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेके आइए, ये एक स्टॉक और जिस पर आपको नजर रखनी है, प्लीज जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेके आइए। देखिए बैंकिंग, इट्स ऑल अबाउट बैंकिंग राइट नाउ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने लास्ट ड्यू एवरेज को, यानी आप समझ लीजिएगा कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता हुआ एक अटेम्प्ट लिया था इसने 16 सितंबर को इसको पार करने का, लेकिन नहीं पार कर पाया था। आपकी राय असित, एक बार जरा 50 रुपए के प्राइस पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिएगा। 200 डेमा भी पार आज किया और आज ही ये जाके स्ट्राइक करता हुआ 100 डेमा का जो कि फ्लो कर रहा है और जिसका अटेम्प्ट 16 सितंबर को सक्सीड नहीं हो पाया था। आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे? आई थिंक समहाउ 50 में काफी अच्छा कॉल रेटिंग है एंड इट्स अ बिगर लॉट। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं, नॉट विद दैट कंफर्टेबल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मगर ये अगर 51 52 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि 60 तक ये जा सकता है। अभी थोड़े हम वेट कर सकते हैं 1-2 पॉइंट टू क्रॉस इट अबाउट बियॉन्ड 50 51 मे बी, देन वी कैन टेक ए ट्रेड, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल considering it's a very huge quantity. Cash में लेना तो obviously we can take in staggered manner, but futures में I'll be waiting for a while. ओके, फ्यूचर्स में आप वेट करेंगे, भारी लॉट साइज है, लेकिन अगर छोटी बाइंग करनी हो तो आप देख सकते हैं, व्यू रख सकते हैं। आइए थोड़ा सा बैंकों से हटके कुछ और स्टॉक से बात करते हैं। एक बार आप लेके आइए M&M फाइनेंस रोलिंग,
क्या लग रहा है इंप्रेसिव? नहीं, एग्जैक्टली अगर आप देखिए काफी दौड़ चुका है, और उसके पहले अगर आप देखिए तो यहां पर इसको 5 अक्टूबर की थोड़ा सा कैंडल परेशान करेगी। एक स्टॉक और आप लेके आइए और वो है वेदांता। अभी मेटल्स पे खासा डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, पालवे साहब 312.60, ये भी अपना कहीं ना कहीं वो 16 सितंबर का प्राइस जो है ना उसको रीगेन करने की कोशिश करता हुआ 312.60 पर है। एक सेकेंड, इसके अगर आप वॉल्यूम्स को देखिए, वॉल्यूम्स आज लगभग आप समझ लीजिए कि 29 सितंबर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? तो वीरेन जी बिल्कुल देखिए लॉन्ग साइड का ट्रेड, और मेटल स्टॉक्स में बिल्कुल एक बाइंग बनते हुए दिख रही है, और हमें लगता है कि यहाँ से मेटल स्टॉक्स को भी फोकस में रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स अगर हम देखें तो नियर टर्म चार्ट पे ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, और जिस तरीके के सेटअप सारे मेटल सेक्टर में बने हुए हैं अभी स्टॉक्स में इंडिविजुअल, वो ये दिखाते हैं कि यहाँ से अगर 1 या 2% का अपसाइड मोमेंटम यहाँ से जैसे ही बनेगा मेटल स्टॉक्स में, सभी चार्ट्स पे नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वेदांता स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वेदांता में एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आज के सेशन में बना है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक में अब यहाँ से 320 से 322 तक की अपसाइड बिल्कुल बनते हुए दिख सकती है। तो वेदांता को यहाँ से बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी 306 के स्टॉप लॉस से। यहाँ से ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है, 315 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है, 11 रुपए 25 पैसे 30 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रही, इसे भी बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें आप 9 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 16 रुपए से 18 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट भी इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो वेदांता प्रॉमिसिंग लग रहा है मेटल स्पेस से। चलिए डायरेक्टर साहब, फिलहाल समय एक छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि आप देखिए 2:45 हो गए हैं। हमारे साथ सुमित जी जुड़ेंगे जो आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे नतीजों की जो कल आने हैं। डीलिंग रूम चेक में यतिन जी जुड़ते हुए दिखेंगे, और दिन के उच्चतम लेवल रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी बैंक हम अगले 45 सेकंड तक आपके पास छोड़ते हुए जा रहे हैं 38,656, और यही तेजी आप एसबीआई पर देख रहे हैं 482। सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में वीरेन जी और मैं हाजिर होते हैं आपके सामने। इस छोटे से विलंब के बाद आपका दोबारा कमाई के अड्डे में स्वागत है। निफ्टी 31 अंक ऊपर 17,980, और तेजी देखते ही बनती है बैंक निफ्टी पर 283 अंक का इजाफा 38,575। चर्चा तेजी की हो रही है रचना जी के साथ और हमारे मित्र श्रीकांत चौहान साहब के साथ। श्रीकांत जी, आपसे ये सवाल संबोधित है, बताइए किस हिसाब से आप मोमेंटम आईटीसी में ट्रैक कर रहे हैं? ये काउंटर भी बहुत दिनों बाद तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर स्टॉक प्राइस एक्शन आज लगभग 243 के उच्चतम लेवल पर गया, अब 240.80। क्या कहते हैं चार्ट्स? कल की वॉल्यूम से ज्यादा आज की वॉल्यूम लगभग 2,55,00,000 शेयर। बिल्कुल, तो शायद इनफैक्ट आईटीसी के अगर एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो वहां पे हमें क्लैरिटी आती है कि ये स्टॉक 270 से लेकर 280 के लेवल्स दिखा सकता है, और उसका रीजन यही है कि इसने काफी अच्छा एक बड़ा वक्त निकाला था एक रेंज के अंदर, और उस रेंज जो रेंज थी वो थी 210 से लेकर 225 की। अगर आप देखें तो उसके बाद जितना भी कंसोलिडेशन या जो भी प्रेशर आ रहा है मार्केट में, स्पेशली आईटीसी के ऊपर, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। और आज के दिन में तो इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, प्राइस में रिट्रेसमेंट है, और जैसे कि इसके जो रिट्रेसमेंट्स आने थे वो रिट्रेसमेंट अगर आप देखें तो एक टिपिकल करेक्टिव पैटर्न के रिट्रेसमेंट्स हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है स्टॉक की वेरी शॉर्ट टर्म हम वापस एक बार 245 के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन 245 के लेवल्स अगर ये क्रॉस कर लेता है आने वाले 1 या 2 दिन में, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 280 से लेकर 290 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो काफी अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है, लेकिन करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 238 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये रनिंग राइजिंग ट्रेंड में है। जो आज के लोज है तो 238 का स्टॉप लॉस रखें, 245, 250 के 2 टारगेट्स के लिए ट्रेड करें, और अगर 1 या 2 दिन में अगर 245 के ऊपर का क्लोजिंग अगर मिले तो हमें लगता है कि इसे पोजिशनल बेसिस पे 280 के टारगेट के लिए राइड कर सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने आईटीसी पर आती हुई। ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब, आप प्रस्तुत कीजिए हमारे दर्शकों के लिए निफ्टी का आईटी इंडेक्स का चार्ट। आज यहां पर मायूसी के बादल
1.2% नीचे ये इंडेक्स है। टॉप लूजर आज के ट्रेड का, और यहाँ पर जितने भी फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सारे आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कल है नतीजों का दिन इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री का। क्या उम्मीदें बाजार लगाए बैठा है, ये आपको बताएंगे सुमित जी। शुक्रिया शायद सर। देखिए, कल हैवी वेट्स यानी ये तमाम आईटी के जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके नंबर्स आने वाले, इसमें इन्फोसिस, विप्रो और साथ साथ माइंडट्री के नंबर्स आएंगे। शुरुआत करता हूं मैं इन्फोसिस के नंबर्स के साथ, जहां पे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉलर रेवेन्यू करीब करीब 5-5.5% के आसपास की बढ़त दिखा सकता है, और रुपी रेवेन्यू में भी 6% के आसपास की बढ़त रहेगी। 29,590 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा रहेगा। एबिट फ्रंट पर फ्लैटिश टोन पे आंकड़े होंगे, 6600 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा एबिट पे होगा, और मार्जिन स्लाइटली डिक्लाइन दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ हद तक वेज हाइक का इंपैक्ट यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ट्रेवल कॉस्ट का एब्सेंस है, इसीलिए शायद वेज हाइक का उतना इंपैक्ट ना है जितना आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट फिर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल। पहला तो डील पाइपलाइन किस तरह की है, एट्रिशन का आंकड़ा क्या रहता है, ये बड़ा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि टीसीएस के केस में मार्जिन में अनुमान से थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है। वो बात अलग है कि बाजार ने कुछ ज्यादा अनुमान लगा रखा था, लेकिन फिर भी इन्फोसिस के केस में बाजार यही मान रहा है कि शायद डिक्लाइन आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, और वो ऑलरेडी इंपैक्ट आ चुका है स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो अगर यहां पर डिक्लाइन आने की बजाय थोड़ा सा भी इन्फोसिस बेटर नंबर देता है तो शायद अच्छा मूव मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है। दूसरा, FY22 की जो गाइडेंस है वो पिछली बार इन्होंने बढ़ाई थी, और अनुमान है कि शायद इस बार और बढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो ये एक और चीज को बाजार कीनली मान के चल रहा है। 15 से 17% के आसपास की रेवेन्यू गाइडेंस है, जिसको फर्दर रिवीजन की बातचीत मार्केट्स में है, तो ये एक और ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ विप्रो के भी नंबर्स आने हैं, और विप्रो के केस में तो ऑलरेडी बड़ी री रेटिंग स्टॉक की हम देख चुके हैं। लगातार 2 से 3 क्वार्टर जो कि विप्रो अच्छे नंबर्स कंटिन्यूसली दे रहा है। डॉलर फ्रंट पे करीब करीब 6.5% की ग्रोथ, डॉलर रेवेन्यू में रुपी रेवेन्यू 4.5% के आसपास की बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। EBITDA फ्रंट पर एक डिक्लाइन की बातचीत है, 3200 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA होगा, जो कि 3485 करोड़ से घटकर आएगा। मार्जिन भी 19% डिक्लाइन के बाद 16.5-17% के आसपास आएंगे, और एडजस्टेड EBIT भी करीब करीब 17% के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 2-3 वजह, इन्होंने एक्विजिशन किया था तो एक्विजिशन की वजह से थोड़े से मार्जिन्स के ऊपर एक डिक्लाइन मार्केट मानकर चल रहा है, और दूसरा ये माना जा रहा है कि एक कैप्को का जो डाइल्यूशन, जो कैप्को एक्विजिशन किया था उसका डाइल्यूशन पूरी तरह से आना शुरू हो जाएगा कंपनी के नंबर्स के अंदर, जिसकी वजह से मार्जिन थोड़े बहुत डाइल्यूट होंगे। साथ साथ इनको जो वेज हाइक है उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो इसीलिए इनके मार्जिन सबसे ज्यादा टूटने का अनुमान लगाकर बाजार चल रहा है। तो इसलिए विप्रो केस में कॉप्को एक्विजिशन, उसके बाद कमेंट्री, ये 2-3 चीजें हैं जिसको बाजार की करेगा। और लास्टली माइंडट्री के केस में रेवेन्यूज बढ़िया है, 6-5.5% के आसपास के रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान बाजार आकर चल रहा है, लेकिन हाँ, डॉलर रेवेन्यू 9.5%, और इस सेक्टर में सबसे अच्छे डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ माइंडट्री के साथ मानी जा रही है। रफी 33.9 करोड़ डॉलर के आसपास का एक आंकड़ा होगा, और रुपी रेवेन्यू में भी करीब 9-9.5% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है। यहां पर भी मार्जिन स्लाइटली डिक्लाइन दिखाएंगे, लेकिन यहां पर भी एब्सेंस ऑफ वीजा कॉस्ट और थोड़ा बहुत जो वेज हाइक है उसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन पैट 1.5% बढ़ने का अनुमान है। सबसे क्रूशियल पार्ट जो माइंडट्री के साथ रहेगा, ट्रेवल वर्टिकल को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है, और एक L&T इन्फोटेक के या L&T के साथ विले को लेकर क्या कमेंट्री आती है। ये सेलेक्टिव ब्रोकर्स ने टर्म उठाया हुआ है अपनी इस तिमाही के नंबर्स के एस्टिमेट में, तो ये पार्ट क्रूशियल है, इसको बाजार शायद कीनली वॉच करे। तो 3 दिग्गज कंपनियों के नंबर और तीनों से जुड़े अलग अलग फैक्टर्स। जी हाँ, 3 अलग अलग फैक्टर्स। माइंडट्री के संदर्भ में सुमित ने यह कहा कि जो डॉलर रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर रेवेन्यू, शायद ये माइंडट्री सबसे अच्छा अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस दे, लेकिन टीसीएस के अगर आप देखें रिजल्ट्स के बाद आई थिंक प्रीएम्प्ट करना और साथ ही साथ कोई कॉल ऑप्शन जोड़ना, ट्रेड करना शायद बड़ा मुश्किल लग रहा है। इस स्टॉक्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कोई 50 डे में बेस बना के बैठा है जैसे विप्रो, कोई 20 डे में बेस बना के बैठा है जैसे माइंडट्री, और इन्फोसिस का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा एक बार। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर 1677 पे, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ है। इन स्टॉक से बातचीत करेंगे, काम करते हैं। चंदन तापड़िया साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे एक ट्रेड ले लेते हैं, एक व्यू ले लेते हैं, और उसके बाद यतिन के पास चलेंगे डीलिंग रूम चेक लेने के बाद। चंदन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुबह वो जुबिलेंट फूड ने कमाल कर दिया, गजब ढा दिया उस स्टॉक ने। ये बताइए अब क्लोजिंग के लिए कोई खास स्टॉक? बिल्कुल वीरू, काफी अच्छा मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है, और मार्केट सुप्रीम में
इसकी वजह से जो भी स्टॉक पिक कर रहे हैं सब में ताबड़तोड़ रफ्तार देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुबह के लिए जुबलेंट फूड की बात की और साथ ही एसबीआई को 470 के ऊपर ओपन होता है तो खरीदारी की सलाह की थी। इवन टाइटन भी हमें अच्छा लग रहा है, तो एसबीआई सुबह भी हम यहाँ पे पॉजिटिव बायस थे, अभी भी पॉजिटिव बायस है। बिल्कुल हमारा मानना है कि यहाँ पे 500 के लेवल मिलेंगे। इंट्राडे के लिए हम 485 तक के टारगेट की बात कर रहे थे, तो एसबीआई 3% चला है, बट अभी भी हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। 500 के टारगेट यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब यदि किसी के पास पोजीशन है तो 475 का ट्रेलिंग कर लीजिए। 475 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको एसबीआई 500 का लेवल दिखेंगे। तो मल्टीपल वीक के ब्रेकआउट के बाद एसबीआई आपको ताबड़तोड़ जाएगा। उसके अलावा यदि ऑलरेडी टाइटन है तो जी चलिए, आपके सामने एसबीआई पर लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है और ये 500 का लक्ष्य साधते हुए चंदन जी यहाँ पर फिलहाल 483.90 पर, तो अच्छा आपके सामने फिलहाल गैप और रिकॉर्ड हाइस पर काउंटर बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ आपको तेजी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। चंदन के साथ साथ एक लॉन्ग कॉल आपको असित जी भी देते हुए दिखेंगे। असित जी बताइए क्या आ रहा है आपके तर्कश से? सर मैं स्टेट बैंक को ही मैं रिएटरेट करना चाहता हूँ। आई थिंक स्टेट बैंक को अगर 28 अक्टूबर इस महीने के एंड पे जो 500 का कॉल है 10 रुपए में चल रहा है, आई थिंक पोजिशनली इसको अगर हम जैसे 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है ये 18-20 रुपए तक जा सकता है ओवरनाइट रिस्क है। बट एट द सेम टाइम डेटा वाइज स्टेट बैंक इज लुकिंग गुड, इनफैक्ट ऑल द पीएसयू बैंक्स आर लुकिंग गुड। सो मैं स्टेट बैंक में बुलिश हूँ एंड इफ आई मे गिव अनदर कॉल दैट इज यूबीएल। मुझे लगता है कि यूबीएल में वो ट्रैक्शन है कि जो इसको लेके जा सकते हैं अराउंड 1780-1800 के लेवल तक। अगर यूबीएल को हम बाय करेंगे अराउंड मे बी विथ 1715 एज अ स्टॉप लॉस, इट कैन डेफिनेटली गो टुवर्ड्स अराउंड 1780। सो दैट वुड बी माय टारगेट फॉर यूबीएल एंड स्टेट बैंक हम डेफिनेटली अगर कोई जो हम सुबह जो कॉल दिए थे इसको कैरी करें, आई थिंक इसको कैरी करना चाहिए। मतलब 5-10-15 पॉइंट्स का मूव हमें देख सकते हैं स्टेट बैंक में। तो सुबह अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो बाजार शुरू होने से पहले आपको एक लॉन्ग कॉल असित जी ने एसबीआई पर ही दी थी और अब वो तब्दील होती हुई एक ऑप्शन ट्रेड में। डायरेक्टर साहब 500 रुपए का ऑप्शन आप 28 अक्टूबर का प्रस्तुत कीजिए स्क्रीन पर एसबीआई का। यहाँ पर प्राइस आपके सामने 10 रुपए 80 पैसे है और इनिशियल टारगेट यहाँ पर 15 का साधते हुए यहाँ पर असित जी और 18 तक भी ये काउंटर आपको जाता हुआ दिख सकता है। वॉल्यूम अगर आप इसकी देखें तो लगभग 28,795 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो चुके हैं और यहाँ पर जो इजाफा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ। प्राइस ऑलरेडी 3 रुपए 75 पैसे ऊपर, लेकिन अच्छा मोमेंटम एसबीआई पर। और यूनाइटेड ब्रूअरीज पर हम लोगों ने सुबह ही चर्चा करी थी। ये काउंटर तब उस वक्त मेरे ख्याल से 1703-1704 के आसपास आपको चलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है। असित जी ने आपको यहां पर खरीदारी की राय ली है। रिकॉर्ड हाई पर यह काउंटर और 1780 का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ। चंदन जी को जोड़ते हैं वापस और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं फिलहाल वेदांत। 313 रुपए 45 पैसे प्राइस। चंदन जी बताइए इस मोमेंटम को क्या घर ले जाना है? चंदन जी के पास हम लोग थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब तक बिल्कुल सही मौका यतिन मोहता साहब को जोड़ने का और डीलिंग रूम पर एक नजर डालनी है, बहुत ही पैनी और बहुत ही बारीक। यतिन जी, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, आज अगर आप देखें तो मार्केट काफी रेंज में चल रही है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन दो स्टॉक्स जहां वो तेजी चेज कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है विप्रो। कल नतीजे आएंगे विप्रो और इन्फोसिस दोनों के ही पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है, लेकिन नतीजों के पहले पहले यहाँ वो एक बीटीएसटी स्ट्रेटेजी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। आज जिस हिसाब से काउंटर में जबरदस्त मोमेंटम है लॉन्ग्स की तरफ, डीलिंग रूम्स को लगता है कि 15 से 20 रुपए का उछाल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो लगभग 6% ऊपर है अक्टूबर सीरीज के लिए और काफी अच्छे लॉन्ग आपको दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर के लिए। जहां तक कि दूसरे स्टॉक्स का सवाल है, HAL इनकी पसंदगी है। हमने स्पेसिफिकली देखा है कि काफी पीएसयू स्टॉक्स में आज एक्शन है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो या पीएसयू स्टॉक्स हो, और HAL में डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली आपको 1425 से लेकर 1430 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं
और आज काफी अच्छी HNI बाइंग भी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। तो दोनों ही विप्रो और HAL में डीली रूम्स की तरफ से खरीदारी की सलाह आ रही है। चलिए डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट। यहां पर हम लोग 1392 का प्राइस ट्रैक कर रहे हैं और ऑलरेडी लगभग 6,30,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए, जो कि कल की वॉल्यूम से ज्यादा हैं। यहां पर वापस हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं, आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। चंदन जी। देखिए HAL की बात करें तो HAL का पिछले काफी दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये काउंटर में काफी अच्छा लग रहा है, बट मोमेंटम यहाँ पे मिसिंग था। बीच में देखे 1486 का हाई बनाया और उसके बाद में काउंटर पिछले लगभग 10-12 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरा सब मानना है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पिछले 14 दिनों से ये बार बार 1320, 25, 50 के सपोर्ट बना रहा है और आज के दिन अब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर में बनना चाहिए। तो 1360 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनानी चाहिए। वापिस जो रिसेंट के स्विंग आई है 1450, 1485 वहां तक के टारगेट आपको बनेंगे। वीकली चार्ट यदि कोई यहाँ पे उठा के देखता है तो एक टिपिकल पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट अब इस काउंटर में रैली दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, HAL पे आपकी अगर देखिए राय थी। इस बीच एक कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज से 4-5 दिन पहले डिस्कशन जो हमने किया भी था, जिन पर डेडिकेटेड डिस्कशन किया था कि भाई हिस्टोरिकल हाइज इसमें क्रॉस हो रहे हैं, प्रीवियस हाइज क्रॉस हो रहे हैं, नजर रखिएगा। बाटा 2071 आपकी स्क्रीन पर, और आप समझ लीजिए कि ये जो ब्रेकआउट है ना 17 फरवरी 2020 से लेकर अगर आप देखें टिल की प्राइस का एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट है। चंदन, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। मैं इसका डेटा देखा था, इसके ऑप्शंस की एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का ये ब्रेकआउट है चंदन, अभी लगता है कि बहुत पैसा बनना बाकी है। 2073 पे आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? नया प्राइस टारगेट आप बाटा के लिए क्या खोल रहे हैं? जी देखिए, बाटा है वो ओपन अप थीम का सबसे बड़ा प्लेयर्स है। काफी इलाकों में स्कूल्स खुले हैं और जिसे धीरे धीरे यहाँ पे ओपन अप रहेगा, बाटा में जो रंग रूप है वो देखने को मिलेगा। बाटा में जो पिछले कुछ महीनों का अंडर परफॉर्मेंस है वो ऐसा कभी नहीं देखा गया, ये ओनली लॉकडाउन की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि एक बड़ा कैचअप मोमेंटम इस काउंट में बनेगा जो 20 से 25% की रैली इस स्टॉक को दिखाएगा। तो ओवरऑल हम बाटा पे काफी बुलिश है। इमीडिएट बेसिस की बात करें तो 2010 का सपोर्ट है, ऊपर में आपको लगभग 2150 से 2180 तक के न्यू हाई के लेवल बाटा में दिखने को मिलने चाहिए। बाटा आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2073 पर आके ट्रेड करता हुआ। टाइटन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, ये दोनों स्टॉक्स बिल्कुल अगर आप देखें सेम रूपरेखा के हैं और अच्छा करते हुए। हालांकि टाइटन में याद रखिएगा जो अर्निंग्स थी इस बार, जो स्पेशली अगर आप देखें Q2 अपडेट दिया था उन्होंने, वो काफी स्ट्रॉन्ग था। एक स्टॉक और लेके आइए आप, SBI लाइफ, ये डी हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें कोई क्रिटिकल ऐसा लेवल नहीं है जो पार हो रहा है, तो मैं बात करूंगा PNB को लेके आइएगा 4125 पे। याद रखिएगा सिर्फ हम इन स्टॉक्स पे जो कि वैन में है कैश के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। श्रीकांत, एक बार इनफैक्ट ये चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर जब आप चार्ट रखेंगे तो एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 4 महीने का प्राइस कवर कर लीजिएगा। श्रीकांत, 4120 PNB अगर ये 4142 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए तो आपका इस पर प्राइस स्विंग टारगेट क्या होगा PNB पर? बिल्कुल, इनफैक्ट जितने भी शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उसके ऊपर ये काफी अच्छी तरीके से सेटल हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि अगर मैं पिछले 4 महीने का अगर प्राइस मूवमेंट अगर देखता हूं तो एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड अगर आप देखें, यानी कि अगर 17 सितंबर से अगर आप 1 महीने का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे इसने काफी अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन किया है और उसी के एपेक्स मोड पे आके खड़ा है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट बना है और उसके बाद अगर इसमें तेजी बनती है तो हमें लगता है कि 43 से लेकर 45 के लेवल से मिनिमम बेसिस पे दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जो 41 के करीब ट्रेड कर रहा है इसे बाय किया जा सकता है। 3950 का स्टॉप लॉस रखे, 43 एंड 45 के टारगेट्स आप इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बेस्ड ऑन इट्स अगर आप 4-5 महीने के अगर प्राइस पैटर्न को देखते हो तो हमें लगता है कि वापस एक बार ये स्टॉक 47 या 48 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो बिल्कुल मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। फिलहाल हम लोग कुछ ही समय में मोमेंटम ट्रेड समेटते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन 2 काउंटर्स जो दिन के उच्चतम लेवल पर दहक रहे हैं तेजी में, उनमें से एक है टाइटन, और रचना जी की यहां पर राय लेते हुए दिखेंगे।
रचना जी, शॉपिंग का मूड माहौल बाजार में बहुत जबरदस्त और इकोनॉमी में भी। टाइटन ने बहुत बढ़िया आपको अपडेट दिया था अपनी दूसरी तिमाही की सेल्स नंबर्स का। पहले बताइए, टाइटन का स्टॉक आप खरीदने की राय देंगी या इनके प्रोडक्ट्स? मैं दोनों की राय दूंगी। मैं इनके प्रोडक्ट्स ही पसंद करती हूँ और स्टॉक भी अच्छा है। एंड लास्ट वीक में यूनिक शोज में हमारी बात हुई थी कि टाइटन दिवाली से पहले हमें 25% दिखा सकता है, तो वो बहुत ही नजदीक आ गया टाइम। और मुझे कहना होगा कि दिवाली से पहले वी कुड इवन सी 2580 ऑन फ्यूचर्स। तो इसमें एसएल जो है वो 2430 के आसपास रख के पोजीशन को कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, स्टॉक भी अच्छा है, और ऊपर वाली साइड पे 2580 का टारगेट हो सकता है। ये बहुत ही साफ और बहुत ही सटीक राय आपको आती हुई दिख रही है यहाँ पर रचना जी की तरफ से। वीरेंद्र जी, कुछ पसंद आता है आपको ऑप्शंस में जो कि बहुत लिक्विड है टाइटन में? फिलहाल हम लोग 2500 की तरफ अग्रसर हैं। शैल जी, बात कर सकते हैं। अगर आप देखें इसमें ऑप्शंस में लिक्विडिटी होती है। एक बार एक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा 2500 की कॉल। ओके, 2500 की कॉल पर मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक फ्लैग का ऐसा पॉइंट है जहां पर हम बात कर सकते हैं और बहुत हमें आउट ऑफ मनी जाना भी नहीं पड़ेगा। मैं प्रीमियम्स पे पहले एक नजर डालता हूं। Titan.call. 2500 की कॉल आपकी अगर आप देखें ट्रेड कर रही है इस वक्त 73 रुपए पे। 70 नहीं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। 2540 की कॉल पे आइएगा। 2540 की स्ट्राइक इस पर ट्रेड कर रही है करीब 57। चंदन, आपकी राय 57? मैं स्पेशली 6 अक्टूबर से लेके आज की प्राइसिंग पे फोकस करते हुए बात करूंगा। 57.50 पे ट्रेड कर रहा है ये 2540 का ऑप्शन। इस फ्लैग को प्ले करने के लिए आपकी राय क्या होगी? कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? बिल्कुल, मेरे टाइटन पे हम बहुत पॉजिटिव है और इनफेक्ट 10 के दमदार ट्रेड में टाइटन एक ट्रेड था। और हमारा मानना है कि टाइटन में जो मोमेंटम है वो बरकरार रहना चाहिए। और आज जो हमने इसमें ब्रेकआउट देखा था उसका जो टारगेट है वो 2550 प्लस आ रहा है। टाइटन की जो हमने ट्रेड की ऑफिशियली वो 2460 की कॉल थी, जो हमने लगभग 60-62 के आसपास ट्रेड की, 92 चल रही है, बट उसका प्रीमियम बढ़ चुका है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, 2540 की कॉल पे फोकस कर सकते हैं। 2540 की कॉल को लिया जा सकता है। यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 38 के आसपास रहेंगे, ऊपर में 75 रुपए के टारगेट के लिए। टारगेट आप इस ऑप्शन पे रख सकते हैं। याद रखिएगा, आपके बात करते करते चंदन ये आ गया 60 रुपए पर। देखिए, मैं ऐसे डेटा निकालता हूं और बात करते हैं, उसके बाद अब आप एक स्टॉक और लेके आइएगा जिसमें अच्छा मूव है, और वो देखिएगा आप कंटेनर कॉर्प। ये लोअर लेवल से पुल बैक जनरेट करता हुआ, लेकिन अगर आप देखें ऐसा इतना क्लीन चार्ट नहीं है कि ट्रेड के बारे में बात करें। गोदरेज सीपी अगर आप देखें अच्छा चलता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी एक फंसा हुआ चार्ट नजर आ रहा है। कैनरा बैंक का स्विंग और काफी स्ट्रांग हो गया है। और उसके बाद एक स्टॉक और लेके आइए आप, दिवीज लैब। यस, ये एक क्लीन चार्ट मिला। सुबह सुबह अगर आप देखें आज फार्मा स्टॉक्स में बहुत सब्सटेंशियल और स्ट्रांग मूव था। 5206। रचना जी, ये आपका काफी पढ़ा हुआ स्टॉक है, काफी रीड किया हुआ स्टॉक है। ये 2 सितंबर के बाद की अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। आज के वॉल्यूम्स कैसे हैं यहाँ पर? आज के वॉल्यूम्स आप कह सकती हैं कि थोड़े से वॉल्यूम्स मिसिंग है, बट फर्स्ट मोर एडवांटेज लेने के लिए कोई टेक आपका रिव्यूज लैब पे इस वक्त 5200 पे ट्रेड करता हुआ क्या स्पॉट? जी, स्पॉट में भी और फ्यूचर्स में भी, दोनों के लिए अच्छा दिख रहा है ये। और अगर फ्यूचर्स के लेवल्स की बात करेंगे तो जब तक ये 5120 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और 5120 के करीब ऐसा लग रहा है कि इस टाइम कोई पोजीशन बनाना चाहेगा तो उनके ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स हो सकते हैं 5330 के। एंड सिमिलरली दूसरे भी फार्मा काउंटर्स हैं जिसमें अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो उनमें भी नजर रखनी। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई उन काउंटर्स पर जहां पर हम लोग 3:09 के आसपास मोमेंटम ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले कि हम व्यक्तिगत रूप से कल के दिन के लिए कॉल्स लें, 1-2 स्टॉक्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखा दीजिए। नेशनल एल्यूमिनियम अब आपको 100 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल यहां पर आता हुआ, और इसके पीछे जो शुरुआती तेजी है वो ये है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस
आपको 13 साल के हाईएस्ट लेवल पर आते हुए दिखेंगे। शॉर्टेज है कमोडिटी की, क्योंकि काफी सारे स्मेल्टर्स बंद हुए हैं और प्राइसिंग आपको बढ़ती हुई दिख रही है उस शॉर्टेज के चलते। डायरेक्टर साहब और सो दिखाइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट। यहां पर आप 210 का उच्चतम लेवल देख रहे हैं, काउंटर आज का लो 204.6 से दिन के उच्चतम लेवल की तरफ बंद होता हुआ दिख रहा है और रिकॉर्ड हाई जो हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रैक किया है वो है समझिए लगभग 212 रुपए 40 पैसे। तो ये तो सूरत हाल आपको स्टॉक्स का पता चलेगा वेडनेसडे के ट्रेड में। लेकिन अब सिलसिला शुरू करते हैं यहां पर फिलहाल मोमेंटम ट्रेड्स का। दर्शना जी, सबसे पहले आपकी बारी, बताइए किस हिसाब से आप बाजार में तेजी को पकड़ रही हैं। निफ्टी 35 अंक ऊपर 17,981, क्या पसंद आता है आपको? जी, मेरा ये मानना है कि ये पॉजिटिविटी है और बनी रहनी चाहिए और मेरा जो पसंदीदा काउंटर होगा इस मोमेंट पे दैट इज डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स पे अगर हम 4870 का लेवल सस्टेन होता हुआ देखेंगे तो अभी 4910 पे है, ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 4950 और उसके बाद 5000 और 5050। तो डॉक्टर रेड्डीज पर हम लोग पहली मोमेंटम ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, क्या पसंद आता है आपको स्क्रीन पर? फिलहाल रिकॉर्ड क्लोज की तरफ हम लोग बढ़ते हुए 17,983 निफ्टी। बिल्कुल, इनफैक्ट शैल जी जितने भी स्टॉक जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है वहां पे अच्छी तेजी बनी है। हमें लगता है कि वहां पे अगर आप देखें तो जैसे आपने भी डिस्कस किया था और डिवीज लेबोरेटरीज, मुझे लगता है वहां पे अच्छी तेजी बनेगी। 5,200 के करीब ट्रेड कर रहा है, 5,150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 5300 से लेकर 5350 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर शायद ओवरऑल फार्मा में अगर तेजी देखने मिले तो हमें 5500 5550 के भी लेवल से दिखा सकता है। तो काफी प्रॉमिसिंग करंट लेवल से ये बाय बनता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड पे भी फोकस करें, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई में आ चुका है, अच्छा खासा एक स्विंग हाई क्रॉस किया है, वॉल्यूम में बढ़त है और इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 4500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 4200 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड को भी बाय किया जा सकता है। श्रीकांत जी, आज हम सुबह से ही जुबिलेंट फूड पे फोकस करते हैं, आप यकीन मानिए। ये चंदन जी इन्होंने कल पिज्जा मंगाया था और सुबह से ही आतुर हैं आज जुबिलेंट फूड्स पे, तो ये सुबह से बातचीत जारी है हमारे यहाँ। मीनवाइल वो टाइटन की कॉल जो है वो 64 रुपए हो गई है, आप समझ लीजिए कि होके आ चुकी है, अच्छा मूव देती हुई। और उसके बाद आप एक स्टॉक लेके आइएगा, और ये डिस्कशन हो रहा था दिवीज लैब, वो डे हाई पर आ गया और साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी डे हाई पर इस वक्त आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं राजेश पालवी जी के पास। पालवी साहब, आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस क्लोजिंग में, अदर देन बैंकिंग, या फिर आप बैंकिंग पे कैपिटलाइज करके ही कोई मोमेंटम कॉल कैप्चर करके जाना चाहेंगे? तो वीरेंद्र जी देखिए, मेटल स्टॉक्स एक अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है। हमें लगता है कि कल भी इसमें मोमेंटम रहना चाहिए और एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दोनों सेक्टर हमें लगता है यहाँ से प्रॉमिसिंग है। तो अभी जो स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो रहेगा ऑटोमोबाइल स्पेस से अशोक लीलैंड। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से अब ये अपने हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन वॉल के पास अब ट्रेड कर रहा है 140 का, अगर हम स्ट्राइक का इसका कॉल कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट इस पे खड़ा हुआ इस 140 की कॉल पे। और जिस तरीके से स्टॉक में अब मोमेंटम बना है, हमें लगता है कि इसमें कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग का मूव एक अच्छा बनते हुए दिख सकता है। तो अशोक लीलैंड यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। 139.50 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें आप 136.50 ये स्टॉप लॉस रखे। टारगेट हमें लगता है कल जो आ सकते हैं इसमें आ सकते हैं 146 से 149 तक के अपसाइड के टारगेट अशोक लीलैंड में आते हुए दिख सकते हैं। और इसमें आज जो शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है और अब ये 140 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव इसको यहां से 146 148 की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो आपको अगर देखें अशोक लीलैंड पे काफी कॉन्फिडेंस आता हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा ये। और अब एक काम करते हैं, प्रकाश कावा सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? BEL, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका चार्ट स्ट्रक्चर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जो साइडवेज में मिला है, स्लाइटली बेरिश बायस था, वो आज नेगेट हो चुका, अब मूव शुरू हुआ है BEL।
स्टॉप लगाना चाहिए 208 का, बस 215 पॉसिबल है कल तक। BEL, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चलिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है गावा साहब की तरफ से, और कुछ ही समय पहले यहां पर हम लोगों ने टिप्पणी करी थी। वॉल्यूम है लगभग 37,83,000 शेयर और बिल्कुल रिकॉर्ड हाईस की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ, 212 रिकॉर्ड हाई पिछला है। निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर 17,996। उम्मीद कीजिए आज कि आप 18,000 के ऊपर क्लोज देखें, ये एक बहुत ही अहम दिन होगा बाजार के लिए। जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को, जानने की चेष्टा करते हैं उनका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा बुधवार के लिए। चंदन जी। ये देखिए, दो काउंटर सेल जी मेरे को समझ में आ रहे हैं और आप एक बोलोगे तो एक नहीं तो दो पे डिस्कस कर देंगे। एक तो डीवीस क्लब है। डीवीस क्लब मेरा मानना है कि अब बीटीएसटी का एक परफेक्ट कैंडिडेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले एक बड़ा स्विंग बना था 4 अक्टूबर का 5315, उसके बाद में उसके लगभग 1/3 रिट्रेसमेंट को रीटेस्ट करके वापस मोमेंटम दे रहा है। जिस दिन इतना बड़ा मूवमेंट आया था उस दिन का क्लोज था 5220, उसके बाद क्लोज था 5217 और आज हाईएस्ट डेली क्लोज के लिए काउंटर तैयार है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्लोजिंग बेसिस पे इस काउंटर का एक बड़ा एक होल्ड हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम बनेंगे। शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्टअप दोनों एक साथ तूल पकड़ते हुए नजर आएंगे, तो डीवीस क्लब पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 5130 का स्टॉप लॉस, आपको 5500 रुपए तक के टारगेट डीवीस क्लब में देखने को मिलेंगे। तो डीवीस क्लब एक ट्रेड रहेगा। उसके अलावा दूसरे ट्रेड की बात करते हो तो आपने एक काउंटर जिक्र किया था HAL, और इस काउंटर में अब मेरा काफी कन्विक्शन बढ़ रहा है, तो 1365 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 1460 के लिए। तो HAL और डीवीस क्लब दोनों काउंटर रहेंगे जहां पे आपको 3 से 5% के मोमेंटम मिलेंगे। चलिए, कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने ये सारे स्टॉक कॉल्स, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के साथ हमारी स्क्रीन पर दिखेंगे। और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18,000 को पार करता हुआ निफ्टी, और बचे हुए 14 मिनट में आप देखिए ये मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके पीछे दो कारण हैं। BHEL का स्टॉक प्राइस देखिए 7125 के पार निकलता हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए 2678 आपके सामने। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर 2670 के आसपास आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगले 13 मिनट बाजार आपको बहुत जबरदस्त लॉन्ग साइड एक्शन देता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर देखिए बाजार में लॉन्ग साइड पे 17,999, 18,007 अगर आप देखें, अगर आप देखें तो इस वक्त फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। और एक चीज और देख लेते हैं, एक दो ट्रेड्स और जोड़ लेते हैं शैल जी जो कि अच्छे लग रहे हैं इस वक्त। HUL लेके आइएगा। HUL याद रखिएगा आज अपने एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ। चंदन, मैं हमेशा अगर आप देखें फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने की बात को एक महत्वपूर्ण बात मानता हूं। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था 20 सितंबर से, और 20 सितंबर के बाद पहला पॉज आया इसमें 8 अक्टूबर को, और साथ ही साथ 11 अक्टूबर को दो कैंडल्स बहुत शॉर्ट बनी। और इनफैक्ट मैं एक बात बताऊंगा आपको, यहां पर इन दो शॉर्ट कैंडल्स में जो वॉल्यूम्स थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि बस थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम हो गया है। और आज ये जो कैंडल क्रिएट हुई है ये एग्जैक्टली कैंडल रिवर्सल की, बार रिवर्सल की सारी डेफिनेशंस को अगर आप देखिए पूरा करती है। आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पे? बिल्कुल मीरू, मेरा एफएमसीजी काउंटर में पॉजिटिव हुआ और आपने बिल्कुल अच्छे से इसका जिक्र किया। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि निफ्टी एफएमसीजी अपने पिछले 10 दिनों के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। निफ्टी एफएमसीजी में जो पिछले लगभग आप देखोगे 12 दिन का जो करेक्शन हुआ था उसका रिवर्सल कल एक इनसाइड बार और हरामी कैंडल बन के हुआ था, और आज एक फॉलो अप परफेक्ट बुलिश मोरूबोजू कैंडल बन रहा है। तो एक काफी पॉजिटिव सेटअप पूरे निफ्टी एफएमसीजी पेट में बन रहा है। और HUL का डेफिनेशन भी वैसे हो रहा है। कल एक इनसाइड बार बन के आज एक परफेक्ट कैंडल और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेना चाहिए। मौजूदा लेवल पे ले 2650 का स्टॉप लॉस आपको 2750 तक के लेवल HUL में बनने चाहिए। इंडिविजुअल आप देखिए कॉल्स निफ्टी कंपोनेंट्स पर आती हुई दिख रही हैं। 3:19 हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब सिर्फ निफ्टी को दिखाइए, छोड़ दीजिए विदेशी बाजार, रहने दीजिए यूएस फ्यूचर्स। चंदन जी, 18,000 के पार आप आज उम्मीद है कि क्लोज देखेंगे निफ्टी का। बताइए कल के लिए क्या रणनीति जो हम अभी ले सकते हैं निफ्टी के लिए? बिल्कुल निफ्टी में पॉजिटिव हुआ है और अब जो सपोर्ट है
वो 17,777 से बढ़ के 17,850 17,840 पे शिफ्ट हो रहा है। तो किसी के पास भी कोई भी पोजीशन है 17,840 के स्टॉप लॉस से रखे, आपको 18,041 और 18,200 तक के लेवल बनेंगे। यहां पे आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 18,000 की कॉल ले, लगभग 80 रुपए के आसपास चल रही है, 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाई, ये कॉल आपको ऊपर में 140 रुपए तक के टारगेट दिखाती हुई नजर आएगी। 18,000 की कॉल पर आप ध्यान दीजिए, लॉन्ग साइड पर यह आपको फिलहाल मिलती हुई दिख रही है 80 रुपए के आसपास। स्क्रीन पर यह काउंटर आता हुआ। डायरेक्टर साहब लेके आइए डिवीज लैब। कुछ ही सेकंड पहले यहां पर आपको एक लॉन्ग ट्रेड आता हुआ दिखा था चंदन जी की तरफ से 5260। वीरेंद्र जी यहां पर कुछ ऑप्शंस बनते हुए दिख रहे हैं आपको? शैल जी बिल्कुल, एक बार जरा प्लीज डॉक्टर साहब चार्ट लेके आइएगा और यहां पर जिस ऑप्शन को हम कैप्चर कर सकते हैं ठीक टाइटन की तरीके से, देखिए इस ऑप्शन को पकड़ने से पहले हमें इस प्राइस को देखना पड़ेगा। 5274 हमारा नेकलाइन है और नेकलाइन का अगर आप देखें बेस जो आता है करीब 4748 पे, यानी तरीके से तो अगर आप देखें तो कम से कम 450 रुपए की चलना है, लेकिन उतना दूर नहीं जाएंगे। दिवीज लैब की आप कॉल लेके आइएगा। राजेश पालवे जी प्लीज ऑप्शंस को देखने के बाद अपनी टिप्पणी कीजिएगा। दिवीज लैब कॉल 5400 की ट्रेड कर रही है, अप्रोक्सीमेटली आपकी 140 पे। कैसे अप्रोच करेंगे आप? मैं बहुत दूर नहीं गया, हार्डली अगर आप देखें 125 रुपए दूर गया हूं मैं। ये एक रीजनेबल ऑप्शन है या नहीं है? आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहेंगे या ऑप्शन ट्रेड करना चाहेंगे? सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बताइए आपका व्यू क्या है। सो विनय जी देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। जिस तरीके से अब ये अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करते हुए दिख रहा है डिवीज, हमें लगता है कि यहाँ से मूव तो इसका एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, 5500 की तरफ इसका मूव एक्सटेंड होगा। तो 5400 की कॉल को बाय करके ट्रेड किया जा सकता है, 140 के आसपास ट्रेड कर रही है। हमें लगता है कि इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए 165 से 170 तक के। तो ये बीटीएससी ट्रेड के जैसा कैरी कर सकते हैं, इसको 125 का स्टॉप लॉस रखे इस ऑप्शन को बाय करने के लिए, क्योंकि ये अब जिस तरीके से डिवीज का सेटअप बना है और अगर ये रेंज को ब्रेकआउट होता है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का कल के सेशन में, तो एक बड़ा अपमूव यहां से कम 150 से 200 रुपए का अपसाइड हमें कल के सेशन में इसमें और आते हुए दिख सकता है। तो डीवीसी लैब की कॉल इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए 5400 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है। 125 का स्टॉप लॉस, 165 170 तक के टारगेट। चलिए साथ ही साथ दिखाइए टाइटन डायरेक्टर साहब, एक अहम पायदान और एक नया रिकॉर्ड लेवल आपके सामने। टाइटन 2500 को ये काउंटर यहां पर छूता हुआ और वॉल्यूम आपके सामने है फिलहाल 33,80,000 शेयर। ब्लू स्काई टेरिटरी टाइटन में, और यहां पर आप 2 जनों से लॉन्ग कॉल ले चुके हैं। चंदन जी जिन्होंने आपको 10 के दमदार ट्रेड्स में ये कॉल सुझाई थी जब मेरे ख्याल से 2428 2429 प्राइस था, और रचना जी ने भी यहां पर आपको टिप्पणी दी है लॉन्ग साइड पर। 2540 की कॉल पर टिप्पणी करते हुए दिखे थे वीरेंद्र जी। और कौन कौन से काउंटर्स हैं? डिवीज लैब, टाइटन और अब वीरेंद्र जी हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते देखते आपको कोलगेट अपनी बहुत जबरदस्त मुस्कान स्क्रीन पर दिखाता हुआ दिखेगा 1707। वीरेंद्र जी ये ट्रेड आपको बहुत बढ़िया तरीके से तेजी में आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी से राय लेते हैं। चंदन जी बताइए कोलगेट। बिल्कुल सर जी, पूरा निफ्टी एफएमसीजी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से निफ्टी एफएमसीजी बॉटम बन के रिवर्सल दिखा रहा है, सारे के सारे यहाँ पे एफएमसीजी के स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे पॉजिटिव बायस में। तो आपने बिल्कुल एचयूएल की बात की, आईटीसी की बात की और अब कोलगेट भी बॉटम आउट बन रहा है। कोलगेट में अच्छी बात यह है कि आज का जो ओपनिंग लेवल था वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और अब पिछले 11-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। हालांकि काउंटर थोड़ा स्लो है बट ये स्लो मूव भी आएगा। 1600 लगभग 75 का यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, ऊपर में 1760 तक के एक बार के स्विंग आपको ये दिखा सकता है। चलिए ये स्क्रीन आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल कोलगेट की। वीरेंद्र जी आपने बाटा पकड़ा था, यहां पर अब हम लोग 2102 का प्राइस स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। जरा इस पर टिप्पणी कीजिए। 18,000 को पार करता हुआ निफ्टी और इस तेजी में निफ्टी का आप साथ देता हुआ दिख रहा है। नतीजों से पहले इंफोसिस 1688। जी हाँ शायद जी, हमारी इस पे बात हुई थी शुक्रवार को मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, और उस वक्त जब ये क्या कर रहा था
उस वक्त ये क्रॉस कर रहा था अपना 5 फरवरी का ऑल टाइम हाई, जो इससे पहले था 5 फरवरी 2020 को। अभी कुछ देर पहले चंदन ने भी टिप्पणी करी 2101। चंदन, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, आपको सूरत हाल देखते हुए इसको शायद कुछ दिन रखना पड़ता है। एक बार फिर टिप्पणी करेंगे 2102 ऑप्शन इसमें लिक्विड नहीं है, बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। अब इसका पोजीशन क्या बनता है हायर टेबल से बताइएगा। जिसने डिलीवरी ली है वो कैसे अप्रोच करे इस स्टॉक को, कहां तक रखे? बिल्कुल, और जैसा हम बात कर रहे थे कि बाटा काफी प्रिफर्ड काउंटर है और ये स्टॉक ये जो भी कोविड के कंसर्न और स्कूल बंद हुई थी उसकी वजह से अटका था, बट अब जिस हिसाब से सारे ओपन अप हो रहे हैं, मेरा मानना है 15 से 20% के और स्विंग यहाँ पे बनेंगे। तो पोजिशनली तो काफी लंबे टारगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट इमीडिएट बेसिस की बात करें तो आपको लगभग 2040 के सपोर्ट बनेंगे ऊपर में 2160 से 2180 तक के अपसाइड के लिए। बाटा आपकी स्क्रीन पर आप देखें ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। तो टाइटन, बाटा, एसबीआई, ये 3 स्टॉक्स तो अगर आप देखें तो आई एम श्योर अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर जाकर टिकते हुए। कोलगेट का शेयर जिन्हें जिक्र किया अभी आपकी स्क्रीन पर डी हाई पर है, और याद रखिएगा एचयूएल का पैटर्न कहीं ना कहीं पूरे इस स्पेस को आज काफी स्ट्रांग बनाता हुआ। आईटीसी अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें मिस कर गया आज जर्नी को, लेकिन याद रखिएगा स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है। एक आप स्टॉक और देखिए आरईसी, क्या कर रहा है, क्लीन है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली। आप देखिए बहुत क्लीन चार्ट नहीं है तो मैं इसको स्किप करूंगा। और कुछ स्टॉक्स को देखिए, हाँ नैम को ले आते हैं एक बार, निपन लाइफ को लेके आइएगा 451 पर। राजेश पालवे साहब, ये एग्रेसिव स्टॉक है, इसका ऑप्शंस पे इंपैक्ट आता है। हालांकि मैंने इसके ऑप्शंस पढ़े नहीं है अभी और मैं सिर्फ मात्र कैंडल देख के टिप्पणी कर रहा हूं। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? 451 ट्रेडिंग व्यू पे आपका इस स्टॉक पे? देखिए, स्टॉक में लोअर साइड से रिवर्सल जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके लिए 455, 466, 56 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो वो लेवल क्रॉस होने के बाद इसमें जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ से बाय का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है कल 464, 465 तक की अपसाइड इसमें ओपन होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 447 ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। निपन आपको अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग लगता हुआ। और राजेश पालवे जी, आप ही का ट्रेड था मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड 140 पर आके यकीन मानिए ट्रेड कर रहा है। और मेरी निगाह है इस स्टॉक पे जब मैं आखिरी में स्कैनिंग कर रहा था इसलिए एक बार फिर से गई, क्योंकि आप समझ लीजिए कि 4 फरवरी यानी CY21 के इसके 3 हाइज हैं, आज का और उसके बाद अगर आप देखें उससे पहले 2 अगस्त का, उससे पहले अगर आप देखें फरवरी का, 10 फरवरी का, और आप समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी 8 महीने की चलन जो है वो कटने को तैयार होती हुई। तो ये पालवे साहब, डिलीवरी पे टारगेट क्या होगा? शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं, डिलीवरी पे टारगेट क्या होगा बताइए? डिलीवरी पे हम मान के चल रहे हैं इसमें 165 से 170 तक की अपसाइड बिल्कुल आना चाहिए। 9 मंथ की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट इसमें होते हुए दिखेगा। जैसे ये 140 के ऊपर एक डिसाइसिव मूव हमें कल मिलेगा अगर, तो बिल्कुल ये 9 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट है। 170 के टारगेट हम प्रोजेक्ट करते हैं उस ब्रेकआउट के। चलिए, फिलहाल आपके सामने बहुत स्टॉक पिकिंग हुई और ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल 140 के आसपास आपको अशोक लेलैंड ट्रैक करता हुआ दिखेगा। आज सुबह आम सहमति थी कि ऑटो क्षेत्र में आपको ट्रकिंग कंपनीज बखूबी काम करते हुए दिखेंगे। चलिए, फिलहाल टाइटन 2504, बाटा 2108 और आपके सामने अब डिवीज लैब 5288, ये सारे काउंटर्स जहां पर आप बढ़िया लॉन्ग ट्रेड्स सजो के जा रहे हैं वो आपको अच्छे मोमेंटम में दिखेंगे। रेड साहब लेके आइए निफ्टी का हीट मैप और प्रस्तुत कीजिए 18,000 के ऊपर का क्लोज। यहां पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम लॉन्ग साइड पर आता हुआ देखा है। टाइटन को प्रस्तुत कीजिए स्क्रीन पर, ये आपको काउंटर 5.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 2507। बजाज ऑटो में आपने जो आज मोमेंटम देखा है ऑलमोस्ट 4000 तक ये काउंटर गया और यहां पर जो आपने पहला कॉल लिया था शुभम अग्रवाल साहब की तरफ से बाजार खोलने से पहले 3982, 3% ऊपर। बजाज फिनसर्व 1825 पर बंद होता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हम लोग एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई और बीटीएसटी ट्रेड्स दिख रहे हैं, 483 का काउंटर। डिवीज लैब, हिंडाल्को और हीरो मोटर्स, ये 4 या 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपने बढ़िया मोमेंटम 2% से ज्यादा की तेजी का देखा है। कहां गिरावट है? टेक स्पेस अभी भी परेशानी में, लेकिन न्यूनतम लेवल पर आप यहां पर अच्छी बाइंग सपोर्ट देख रहे हैं। आज का टॉप लूजर निफ्टी पर HCL टेक है 1250, ये काउंटर 4% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। HDFC लाइफ में 2% का कट,
टेक महिंद्रा में 1.7% का नुकसान, कोल इंडिया में मामूली सी मुनाफा वसूली 0.2% की। वीरेंद्र जी, आपकी नजर में क्या आया? मेरी नजर में शैल जी 18,000 है और यहाँ पे क्लोज हो जाए तो ये शानदार क्लोजिंग होगी और अब तक के सर्वोच्च स्तरों के ऊपर की क्लोजिंग होगी। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 38,517, निफ्टी 18,003। दिवीज लैब का जो व्यू था वो बहुत शानदार होता हुआ और 5300 पे ये स्टॉक और ऑप्शन जो हमने पिक किया था वो भी अगर आप देखिए डे हाई की डायरेक्टरी में, और वो कॉल करीब करीब 140 के आसपास पकड़ी थी। अभी कुछ देर में चेक करूंगा, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हम एक ऐतिहासिक क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और नुकसान कोलगेट डे हाई पर और निफ्टी शट 18,004 के स्तर पर करियर में पहली बार। अब तक अगर आप देखें आपने स्क्रीन में इस लेवल को देखा होगा 18,004 ऑल टाइम हाई पर निफ्टी क्लोज, ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी क्लोज। तो शैल जी, इससे खूबसूरत, इससे अगर आप देखें बेहतर, इससे अगर आप देखें तो अच्छा मंगलवार नहीं हो सकता था। ग्लोबल मार्केट्स में आज सुबह सुबह उठते ही साथ आपको सेल ऑफ दिखाई दे रहा था। एशिया नीचे था, डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, डाउ कल गिरा था, लेकिन ये बेहद 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 शानदार क्लोजिंग। शैल जी, आपको भी और सभी दर्शकों को ये समृद्धि का सूचकांक निफ्टी 18,004 पर मुबारक हो। शैल जी, चलिए आपके सामने देखते हैं जैसे ट्रेड रिकैलिब्रेट होते हैं बचे हुए आधे घंटे में कि क्या क्लोजिंग वाकई 18,000 के ऊपर होगी, और अगर हो तो बहुत शानदार, लेकिन वैसे भी आप एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर क्लोज होते हुए देखेंगे निफ्टी को। चलिए अब बाजार को जरा यही समेटते हैं। चंदन तपड़िया साहब, राजेश पालिया साहब, रचना जी, श्रीकांत चौहान साहब, प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने शानदार और इतने बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर किए। वीरेंद्र जी, जाते जाते ये बताइए कौन से फ्यूचर्स में काउंटर्स हैं जहां पर आप अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं? जी शैल जी, अगर आप देखें 3-4 स्टॉक्स तो हैं जिनमें दिवीज है, अशोक लेलैंड, टाइटन, बाटा, बैंकिंग पूरा का पूरा बास्केट अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग था। तो एसबीआई, कैनरा बैंक और साथ ही साथ अगर आप देखें एक इंडसइंड बैंक पर काफी अच्छा खासा मोमेंटम है। वॉल्यूम्स, ओआई एडिशन और ऑप्शंस बिहेवियर काफी स्ट्रॉन्ग है और एक एचयूएल पे। लेकिन एक बार एक काम करते हैं, सीधे सौदा की टीम आज सुबह सुबह आशीष और नीरज जी ने इस बाजार को देखते हुए समझते हुए क्या लॉजिक बढ़ाया था। अगर आप ट्रेड करते तो क्या ट्रेड करते, और उन लॉजिक्स को अगर आप देखें आप समझ लीजिए। रेडिको खैतान को देखिए, नाल्को को देखिए। रेडिको खैतान अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ। नाल्को में, इंडियन ओवरसीज बैंक, हिंडाल्को में, सब में काफी अच्छा खासा स्विंग मिला। तो अच्छा स्टॉक्स अगर आप देखें ये मूव देखिएगा। यहाँ पे डेल्टा कॉर्प 285 सुबह क्या दबदबा था इस स्टॉक का, इसने काफी अच्छा खासा मूव दिया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखें जिसने अपनी क्वार्टरली अपडेट दिया था, क्या स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। तो ये कुछ लॉजिक थे जो आज आपसे शेयर किए गए थे, इन पर फोकस कीजिएगा और अच्छा करा इन स्टॉक्स ने। तो शैल जी, आप जैसे कह रहे थे क्लोजिंग तो नहीं आई एडजस्टेड क्लोजिंग, लेकिन हाँ 17,991.95 यानी करीब 17,992 पे ये क्लोजिंग। शैल जी और मुझे दीजिए इजाजत, इस ऐतिहासिक क्लोजिंग के हम गवाह बने, हम खुशनसीब हैं। और जितना खूबसूरत ये मंगलवार हुआ, उम्मीद, कामना और कहीं ना कहीं अपेक्षा यही करते हैं कि बुधवार उससे भी खूबसूरत हो। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दीपाली आपके साथ होगी कमोडिटी बाजार का हाल बताने के लिए। नमस्कार।